प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो अकॉर्डिंगली वी आर प्रैक्टिसिंग इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। दोस्तों, हमें स्पेशल ध्यान रखना है डोज के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का जितना सिद्धांत तो बोलता है उसके अकॉर्डिंग डोज और डाइल्यूशन डिपेंड करता है। अब डोज और डाइल्यूशन कैसे आप किसी व्यक्ति में सिलेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जब डोज और डाइल्यूशन की आती है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार डोज और डाइल्यूशन का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, होम्योपैथ में इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। होम्योपैथ में कुछ भी डोसोलॉजी अकॉर्डिंग कंडीशन दे दी जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जितने फिजिशियंस हैं उन्हें अपने डोज और डाइल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के अंतर्गत आता है, जो आज मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम केवल डोज और डाइल्यूशन के बारे में समझ लें कि क्या होता है, इसमें कैसे कैसे डिफरेंशिएशन समझ में आते हैं। जब आपको मेडिसिन पढ़ाऊंगा तो मेडिसिन में बताऊंगा कि इसकी आप जो प्लांट है उसका जब स्पेसिफिक निकालते हैं और वो क्रूड रूप में आप किसी पेशेंट को देते हो तो वो क्या पैथोजेनेसिस डेवलप करता है, क्या चेंजेस करता है शरीर में, उसी प्रकार के चेंजेस को अगर आप आगे उसको तोड़ोगे उसी प्रकार के चेंजेस को वो ठीक करने की क्षमता भी रखता है। दोस्तों, ठीक है, तो जब आप रेमेडी के वजह से देखते हो कि रेमेडी क्या है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में एक प्लांट, एक मेडिसिन में एक प्लांट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कोई भी एक मेडिसिन आप S1 ले लो, 9 प्लांट से मिली हुई है। अब इसलिए कॉम्प्लेक्स रूप में बनी हुई है, इसीलिए हम रेमेडी कहते हैं। दोस्तों, तो रेमेडी की वह स्ट्रेन होती है। दोस्तों, याद रखिए आप, डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंसेस को बिल्कुल क्षीण या सूक्ष्म करते चले जाना, मतलब कम से कम क्वांटिटी में करते चले जाना। ये रेमेडी की वो स्ट्रेंथ होती है जो हमारी बॉडी के क्वांटम लेवल के समान होती है। दोस्तों, अब बॉडी का क्वांटम, इसीलिए याद रखिएगा जो डोज और डाइल्यूशन की टेक्निक होती है वो क्वांटम टेक्निक होती है। मैं इसलिए कहता हूं क्वांटम टेक्निक के आधार पर डोज और डाइल्यूशन की स्ट्रेंथ को बनाया जाता है। दोस्तों, यानी आप जब स्टार्ट करते हो क्रूड एसेंस को तो आप देखो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लोजली अटैच होते हैं। जब उसको आपने फिर 19 से तोड़ा, क्रूड एसेंस से लिया 3 ml, आपने 27 ml एल्कोहल लिया, 105 स्ट्रोक मारे, इसमें मॉलिक्यूल्स कुछ हद तक दूर हुए लेकिन फिर भी बहुत क्लोज है। जब D1 का 1 ml लिया, सॉरी 3 ml लिया, 27 ml आपने RS लिया, 105 स्ट्रोक मारे, आपने देखा ये D2 बना और D2 में देखा तो आपने कलर में चेंजेस आना शुरू हुआ, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप आना शुरू हुआ। D3 बनाया तो D3 बनाने के बाद 3 ml आपने D2 का लिया और 27 ml आपने RS का लिया, 105 स्ट्रोक दिया, आपने देखा हाँ डेफिनेटली इसमें चेंजेस आ गया, यानी आपने ये देखा कि कलर चेंजेस आने लग गया। दोस्तों, ठीक है, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स क्लोज रहते हैं उनका कलर स्ट्रांग होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स डीप में चले जाते हैं आप देखिए कलरलेस होता चला जाएगा। तो जब D3 के लेवल पर आएंगे बिल्कुल कलरलेस देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों, जब नेचुरल लॉ का यहाँ पर उपयोग करोगे आप तो नेचुरल लॉ के अनुसार, अब नेचुरल लॉ क्या होता है मैं आगे आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। दोस्तों, नेचुरल लॉ के अनुसार प्रत्येक वस्तु में 2 प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। दोस्तों, याद रखिएगा, कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी साइंस में चले जाइए, आप खाने के लिए में भी यूज कर रहे हो तो आप याद रखिएगा 2 क्वांटिटी पाई जाती है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव यानी बनाने वाली, एक होता है डिस्ट्रक्टिव यानी तोड़ने वाली। ठीक है, आप खाना भी देखोगे तो बहुत सारी कंडीशन में आप खाने को देखोगे तो कुछ चीजें ना हमारे शरीर में तुरंत लग जाती है। फ्रूट्स खाओ तुरंत लग जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टिव हो रही है, बना रहे हो आप। अब डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी मतलब आप कोई भी एसिड की चीज खा लो, बहुत ज्यादा आपने ऑयली चीज खा ली, तली गली चीज खा ली, ठीक है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, बहुत जबरदस्त कोल्ड ड्रिंक पी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, आपका शरीर बनाएगा क्या? नहीं, शरीर को तोड़ देगा, वो डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडी में भी 2 प्रकार के इफेक्ट पाए जाते हैं। दोस्तों, 2 types of effect found in electrohomeopathic remedy. First is curative and second is destructive. ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में भी याद रखिएगा इस चीज को, 2 फॉर्म पाए जाएंगे मेडिसिन के, 2 इफेक्ट पाए जाएंगे, पहला क्यूरेटिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कि ये कैसे क्यूर करेगा और कैसे ये नुकसान कर सकता है डिस्ट्रक्टिव, याद रखिएगा ये दोनों पावर हमें जानने की जरूरत है। दोस्तों, यदि हम इन पावर को नहीं जानेंगे कि भाई ये क्यूरेटिव पावर दे रहे हो या डिस्ट्रक्टिव पावर दे रहे हो तो आपके साथ नुकसान हो सकता है। दोस्तों, नुकसान इन द सेंस, अगर आपने किसी को पॉजिटिव में पॉजिटिव मेडिसिन दिया, नेगेटिव में नेगेटिव मेडिसिन दे दिया, आप देखिएगा बहुत ज्यादा तेजी से एग्रावेशन हो जाएगा।
एग्रावेशन इन द सेंस मेडिसिन का सिलेक्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन डायल्यूशन उस बॉडी के क्वांटम लेवल के हिसाब से उल्टा दे दिया आपने। जो आपको देना था पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव कर दिया। इसलिए आपको केवल डायग्नोसिस करते समय लॉ ऑफ पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए ऑर्गन्स की क्यूरेटिव और डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि आप मेडिसिन दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, उसकी बॉडी के क्वांटम लेवल से, उसके जो लेवल में फिक्स होगा वो लेवल का डायल्यूशन आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो दोस्तों। ठीक है, ये आपके अनुभव से आएगा, मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, अनुभव से आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब प्रोटोकॉल मांगो तो पूरा डिटेल दो। आप लोग वही गलतियां करते हो, मैं इसीलिए प्रोटोकॉल का जवाब नहीं देता हूं दोस्तों। मुझे जिस दिन जिसका लगता है कि उसने करेक्ट किया है मैं उसी को जवाब देता हूं, अन्यथा मैं किसी को जवाब नहीं देता हूं दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि ये फिजिशियन की ड्यूटी होती है कि हम जाने कि पेशेंट को हमको कैसे हैंडल करना है। आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, पहले जानो तो सही कि वो डिसीज क्या है। मैं कई लोगों को नाराज हो जाता हूँ, कई लोगों को, लेकिन जो सीखना चाहते हैं ना वो नाराजगी को नेगेटिव नहीं लेते हैं, वो पॉजिटिव लेते हैं और उनका जो भविष्य होता है वो बन जाता है। और जो नेगेटिव लेते रहे 100 बार ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हर चीज आपको उंगली पकड़ के सिखाने नहीं रहा। ठीक है, आपको खुद को करना है, और जब आप खुद करेंगे तो रिजल्ट आपको खुद को मिलेंगे दोस्तों। टेबल प्रैक्टिस में आपका खुद का औचित्य देखिएगा कितना बढ़ जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब एक फिजिशियन की ड्यूटी है ये, तो हमें जानना पड़ेगा कि जो कॉन्सेंट्रेट एसिड के रूप में अगर कोई चीज दे रहे हो तो कैसे काम करेगा। डेफिनेटली कोरोसिव के जैसे कार्य करेगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल कोरोसिव, इसीलिए कहता हूं पैथोजेनेसिस डेवलप कर देगा दोस्तों। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया तो दोस्तों, ठीक है, आपने जैसे थोड़ा सा डाइल्यूट करा बिल्कुल इरिटेटिंग के जैसे कार्य करेगा दोस्तों, बिल्कुल इरिटेट कर देगा। और पूर्ण रूप से अगर डाइल्यूटेड आपने करा, नहीं उसको और ज्यादा बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया। यही कारण है होम्योपैथ में मदर टिंचर जो क्रूड इसेंस लाया जाता है वो डायरेक्टली पेशेंट को दे दिया जाता है। कभी कभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोस्तों। मेरे पास 3-4 पेशेंट्स ऐसे आए, जब मैंने दिया तो मुझे बहुत परेशानी हुई दोस्तों उनको टैकल करने में, क्योंकि एकदम से वहां पर एग्रावेशन होता है। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं। सर प्रवीण सर, आप वीडियो बंद कीजिए, वीडियो इज नॉट अलाउड, वीडियो बंद कीजिए, वीडियो नॉट अलाउड। ठीक है, आपको पूरा मैं दे रहा हूं वीडियो बना के, आप वीडियो बंद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारी कंडीशंस में वो स्टिमुलेशन के जैसे कार्य करेगा जब इसको पूरा डाइल्यूट कर दिया जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रूड इसेंस से D1 D2 D3 बनाते हैं और D3 के बाद में प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इसीलिए उसको पहले कोरोसिव कंडीशन से इरिटेशन में लाया जाता है, इरिटेशन से दोस्तों उसको स्टिमुलेंट कंडीशन में लाया जाता है, और D3 के बाद जब स्टिमुलेशन होता है, आप देखोगे दोस्तों मेडिसिन का जो कांस्टेंट फॉर्म होता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होगा, वो हमेशा हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता रहता है दोस्तों। ठीक है, और जब लगातार स्टिमुलेट करता रहता है तो दोस्तों आपको मान के चलना पड़ेगा हार्मफुल भी होगा। ठीक है, हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन हर कंडीशन में नहीं होता। कुछ कंडीशन में बॉडी बहुत नेगेटिव एक्टिविटी में चली जाती है, उस नेगेटिविटी से ऊपर लाने के लिए हमको D1 भी देना पड़ता है, D2 भी देना पड़ता है, D3 भी देना पड़ता है। तीनों कंडीशन को टेबल प्रैक्टिस में आपको यूज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए मेडिसिन को जब कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आप दे रहे हो तो सोच समझ के देना दोस्तों। हर कोई व्यक्ति D1 D2 D3 में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक उसको बेसिक नॉलेज नहीं होगा, और हम वही चीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बेसिक नॉलेज के लेवल पर। अगर आपको बेसिक नॉलेज परफेक्ट हुआ ना, तो मुझे नहीं लगता आपसे बड़ा कोई फिजिशियन बन जाएगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में दोस्तों। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट की कंडीशन के अनुसार, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन होती है और उस कंडीशन के अनुसार आपको पॉजिटिव या नेगेटिव डिसीज की स्टेज में वहां पर डाइल्यूट फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों, जब डाइल्यूट फॉर्म में दी जाती है तो आपको पता करना पड़ेगा भाई ये डाइल्यूट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर डाइल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डाइल्यूशन, एक होता है नेगेटिव डाइल्यूशन, एक होता है न्यूट्रल डाइल्यूशन। ठीक है, D1 D2 D3, D1 पॉजिटिव, D2 न्यूट्रल, D3 नेगेटिव, D4 D5 D6, D4 पॉजिटिव, D5 न्यूट्रल, D6 नेगेटिव, D7 D8 D9, D7 पॉजिटिव, D8 न्यूट्रल, D9 नेगेटिव और D10 मोर नेगेटिव। इस प्रकार से कंसीडरेशन करते हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा दोस्तों, इसको पता करने के लिए आपको वहां पर स्पेशल याद रखना पड़ेगा हमारे फिजिकल सिद्धांत को, यानी हमारे प्रिंसिपल को। दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान में रोगी की टेम्परामेंट का बहुत महत्व दिया जाता है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, कुछ रोग जो होते हैं
अपनी टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग वहां पर डेवलप होता है। प्रकृति में रोग पलते हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों प्रकृति यानी टेम्परामेंट की पहचान करके उनकी टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन का अगर आपने सिलेक्शन कर लिया तो फिर आप देखिए कितना जल्दी रिजल्ट मिलता है। लेकिन हमने तो वो भी खत्म कर दिया दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब रोगी की प्रकृति के अनुसार आप मेडिसिन का अपना आंतरिक स्वभाव आप जान रहे हैं, उसके मिजाज को जान रहे हैं आप दोस्तों, आप ये जान रहे हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो मेडिसिन का उपयोग करते हो आप देखते हो आपके मेडिसिन का रिजल्ट 101% होता है दोस्तों। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन को 3 भागों में बांट दिया गया है। याद रखिएगा, जिनका प्रभाव और चार्ज, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इनका प्रभाव वहां अलग अलग होगा। अर्थात इनमें से कुछ न्यूट्रल, ठीक है, ना तो क्रिया करती है ना उसको बढ़ाती है, उसको बैलेंस करने का काम करती है। यानी कोई कंडीशन हाइपर हो रही उसको न्यूट्रल कर देगा, हाइपो नहीं करेगा, और कुछ कंडीशन हाइपो हो रही उसको न्यूट्रल कर देगा, हाइपर नहीं करेगा। ये दोनों कंडीशन आपको वहां पर बैलेंस करने का काम करता है। इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों, जब आप बॉडी के लेवल पर डायरेक्टली अगर 38 मेडिसिन में सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, जो शरीर को टॉनिक के रूप में काम करती है, जो शरीर में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करती है, वो 2 रेमेडी है केवल। याद रखिएगा, ओनली 2 रेमेडीज आर न्यूट्रल, WE एंड S10। ये बहुत बढ़िया काम करती है और किसी भी प्रकार के हाइपर और हाइपो फंक्शन को प्रोवाइड नहीं करती है, बढ़ाती नहीं है, ये उनको बैलेंस करने का काम करती है। इसीलिए ये रेडमी C2 सर आप बंद कर लीजिए, वीडियोस नॉट अलाउड। आप बनियान में पूरे घर में घूम रहे हो, हमको भी दिखा रहे हो, लाइव दिख रहा है, आप वीडियो बंद कीजिए प्लीज। रेडमी C2 आपको ही बोल रहा हूं सर, टीका लगा हुआ है आपको, आप बंद कर लीजिए वीडियो। आपको ही बोल रहा हूं, वीडियो बंद कीजिए। रेडमी C2 आपका ही मोबाइल है ना सर? पता नहीं क्या समझ में नहीं आता आप लोगों को। जब हम पॉजिटिव मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, जब आप पॉजिटिव मेडिसिन की बात करते हो तो ये बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी गति को तीव्र कर देती है, उनके फंक्शन करने की जो क्रियाएं होती है उनको एकदम से स्टिमुलेट करती है। इसीलिए हम कहते हैं ये पॉजिटिव मेडिसिन है। ये हमेशा वहां पर कहीं ना कहीं कंपोजिशन को वहां पर बैलेंस करके वहां पर स्ट्रांगली इफेक्ट दर्शाने का काम करती है। इसीलिए इस मेडिसिन का टिपिकली यूज किया जाता है दोस्तों। जब आप किसी कंडीशन में देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में नेगेटिविटी हो गई है दोस्तों, यानी वो ऑर्गन का जो फंक्शन है वो कम हो गया या बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है, यानी स्लो हो रहा है। आप अगर ऐसी कंडीशन में आपको मेडिसिन देना है तो आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आपको लिम्फ और ब्लड के सर्कुलेशन को तीव्र करना पड़ेगा, उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे दोस्तों? तब आपको करना है फंक्शन को स्टिमुलेट करने वाली मेडिसिन का उपयोग करना है। अर्थात जो फंक्शन नेगेटिव हो रहे हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव डिसीज मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था, मैंने आपको बताया था कोई भी ऑर्गन अगर जरूरत से कम काम करता है वो नेगेटिव में चला गया, जो ऑर्गन जरूरत से ज्यादा काम करता है वो पॉजिटिव में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन कम काम कर रहा है, ठीक है, अब मान लो हाइपोथायराइड है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो रहा है दोस्तों? हाइपोथायराइडिज्म में डाइजेशन स्लो हो रहा है। आपको डाइजेशन को आपने जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ा दिया, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को करेक्ट कर दिया, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया, आप देखो थायराइड काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे वहां पर? जब आप मेडिसिन दोगे तो स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की जितनी मेडिसिन है सारी की सारी मेडिसिन स्टिमुलेटर है दोस्तों। ये केवल फंक्शंस को प्रोवाइड करती है, फंक्शन को बैलेंस करती है। इसलिए हर नेगेटिव डिसीज में सबसे पहले फंक्शनल रेमेडी के रूप में एक मिक्सचर आप बना के देते हो। मान लो किसी को प्रॉब्लम है दोस्तों गैस्ट्राइटिस की, क्या दोगे आप? नेचुरल टॉनिक में S1C15G, ठीक है, और आप सॉरी जनरल टॉनिक में आप C15G दोगे और D6 में दोगे, और इधर आप नेचुरल टॉनिक में C10-1Y दोगे, D6 में दोगे। आपने ऐसा क्यों किया दोस्तों? ठीक है, आपने ऐसा इसलिए किया कि वहां पर नेगेटिव के लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कोई क्रिया आपको लग रही है कि भाई यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा, स्टिमुलेशन बिल्कुल स्लो है, ठीक है, स्टिमुलेशन स्लो है, यानी आपका भोजन पच नहीं रहा, इंडाइजेशन है, या आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, आप कितना भी खा रहे हो आपके बॉडी में नहीं लग रहा, अब क्या करोगे दोस्तों? S1 से लगाकर S13 तक आप पॉजिटिव में दोगे, D4 में दोगे, D3 में दोगे, ग्लोबल्स में दोगे। जैसे दोगे
आपके बॉडी में स्टिमुलेशन बढ़ेगा। आरई क्या काम करेगा? आरई इज ए पॉजिटिव मेडिसिन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव में जब आरई दोगे आपको रिजल्ट बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। A1 A2 A3 ये पॉजिटिव मेडिसिन है, इसलिए इनको पॉजिटिव में दोगे तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेगा। P1 से लगाकर P9 तक आप जब देखोगे ये पॉजिटिव मेडिसिन है, अर्थात वहां पर नेगेटिव हर कंडीशन में पॉजिटिव अप्रोच डाल देगी दोस्तों। इसीलिए आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, सिंपल सी प्रोसेस बता रहा हूं, इसके माध्यम से आपके बॉडी का वर्क देखने को मिलता है। कई बार नेगेटिव मेडिसिन का रोल होता है, यानी इस प्रकार की जो मेडिसिन होती है इनका सीधा काम होता है जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो बढ़ी हुई है उस एक्टिविटी को रिड्यूस करना। आप हाइपरथायराइडिज्म में चले जाइए, आप देखिए भयंकर मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहता है, पूरी बॉडी में बर्निंग बर्निंग सेंसेशन होता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, आदमी कितना भी खाए दुबला पतला रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन जब आप हाइपरथायराइडिज्म में ले रहे हो तो आपको याद रखना है ये योग घटाने वाली मेडिसिन होती है, यानी बॉडी के लेवल पर जो एक्स्ट्रा वर्क हो गया है उसको रिड्यूस करके न्यूट्रल करने का काम। ल्यूकोरिया हो रहा है तो क्या होगा? किसी को राइनाइटिस हो रहा है तो क्या होगा? खूब नाक से पानी आ रहा है, क्या करोगे आप? नेगेटिव में जाओगे ना। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जब आप किसी भी प्रकार की क्रिया विधि को देखते हो तो आप देखोगे वहां पर ऑर्गन का फंक्शन बिल्कुल स्लो हो चुका होता है, और जब स्लो हो चुका होता है इनका प्रयोग तब किया जाता है, और तब बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई ऑब्स्टिकल होता है, जैसे कहीं कोई टिश्यू का डैमेज हो गया, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, नेक्रोसिस हो गया, सड़न गलन हो गया, हो सकता है कोई वर्म हो, कीड़े हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो। इन सब अवरुद्धता को हटाने के लिए कैंसरस ग्रुप के मेडिसिन के साथ वेनवन, वर्वन, वाई और जी का प्रयोग प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिव की बात करते हो तो बी पॉजिटिव है, लेकिन वाई नेगेटिव है, जी नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर जब आपको लग रहा है कि पॉजिटिव प्रॉब्लम्स नेगेटिव प्रॉब्लम से आपको पॉजिटिव मेडिसिन देना, तब आपको यहाँ पर ये मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन न्यूट्रल भी होता है, कई कंडीशन ऐसी होती है जहां पर कहीं ना कहीं ऐसा वर्क होता है जो हमें डायग्नोस नहीं होता, हमें डायग्नोस नहीं हो रहा, हमको लग रहा कुछ वर्क ऑर्गन का हाइपर है, कुछ ऑर्गन का वर्क बिल्कुल हाइपो कंडीशन है। क्या करोगे दोस्तों? क्या आप वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे? बिल्कुल नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रल। आपने देखा बहुत जगह पर आपको बताया जाता है या आप निश्चित करते हो कि मुझे यहाँ D5 देना है या सेकंड डायल्यूशन देना। क्यों निश्चित करते हो? वो इसलिए निश्चित करते हो दोस्तों कि ये मेडिसिन न तो किसी के काम को बढ़ाएगी न किसी के काम को घटाएगी, ये तो दोनों के काम को बैलेंस कर देगी। इसीलिए न्यूट्रल मेडिसिन का रोल आपको नजर आता है। आपको किसी भी रिजल्ट में आपको लग रहा है कि मुझे डायग्नोस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप S1W को D5 में देकर देख लीजिएगा, ठीक है। S1W दो ऐसे यूनिवर्सल मेडिसिन है हमारी जो ऑर्गन के हर प्रकार के फंक्शंस को बैलेंस करने का काम करती है, इसीलिए S1W को न्यूट्रल डोज देने पर सारी क्रियाएं नॉर्मल हो जाती है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा ये मेडिसिन तो केवल एक प्रकार से वहां पर टॉनिक का काम करती है, और टॉनिक देकर पूरी बैलेंसिंग एक्टिविटी, इक्विलिब्रियम को, बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करती है, इसलिए बहुत बेनिफिशियल होती है दोस्तों। जब दोनों जो पावर होते हैं आपस में अगर टकराते हैं ना दोस्तों, तो याद रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों पावर आपस में टकराते हैं ना तो शरीर में बेचैनी बढ़ जाती है, अनकॉन्शियसनेस, घबराहट, नौसिया, वॉमिटिंग, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा आप S1 F1 WE L1 ये जो मेडिसिन होती है ये बिल्कुल हमारी प्रोटेक्टिव मेडिसिन होती है, जो बॉडी को किसी भी प्रकार से प्रोटेक्शन करके जो गंदगी या जितना भी डिस्ट्रक्शन हो रहा उस डिस्ट्रक्शन से रोकने का काम करती है। अब प्रोटोकॉल बनाना बहुत इजी है यार, तो मुझे समझ में नहीं आता आप लोग प्रोटोकॉल पूछते क्यों। ऑर्गन के लेवल के मेडिसिन देखिए, उसके साथ देखिए आपको वहां पर फेब्रिफिको ग्रुप देने की जरूरत है, आप देख जोड़ दीजिए। आपको लगता है वहां पर वेस्टेज मैटर है A2L1 जोड़ दीजिए। आपको लगता है नहीं ब्लड में प्रॉब्लम है A2 हटा के A3L1 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हर मेडिसिन में F1L1 वेन1 वर्वन का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिल जाएगा अगर आप ऐड करते हो। और किसी भी एक इलेक्ट्रिसिटी, कई जगह तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगता आप कभी भी फेल होंगे दोस्तों। 101% आपको रिजल्ट वहां पर बेनिफिट के रूप में देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए ये सिद्धांत हमारी टेबल प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम हर प्रकार के डोज और डायल्यूशन के कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं। इसीलिए आपको मैंने बेस बताया कि मैं कैसे काम करता हूं, वो मैंने पूरा बेस बताया। अब आपको मैं बता रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पेशेंट की
कंडीशन के अनुसार आपने पॉजिटिव और नेगेटिव डोज की अवस्था के अनुसार डाइल्यूशन फॉर्म में दी जाती है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे दी जाती है। अब आपको केवल बताना चाहता हूं दोस्तों कि वाकई में आप क्या चाहते हो, आप कैसे प्रैक्टिस करना चाहते हो। अगर आप लीजेंड बनना चाहते हो, इस फार्मूले को समझिएगा दोस्तों, क्या डेवलप हो रहा है, ये पूरा बेस है। ठीक है, जब पॉजिटिव डाइल्यूशन की बात की जाती है दोस्तों, इसको हम पॉजिटिव मतलब इसी को हम लोअर या स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन कहते हैं। कई लोग इस नाम का यूज करते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। लोअर या स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन उसे कहते हैं जो बहुत पॉजिटिव होता है दोस्तों। ये डाइल्यूशन बॉडी के फंक्शन को स्टिमुलेट या टोन अप करने का काम करता है। ठीक है, अब आपको जरूरत है क्या किसी से पूछने की, आपको इस पेशेंट की कंडीशन में नजर आ रहा है ये काम कम कर रहा है, इसका पर्टिकुलर ऑर्गन कम कर रहा है, आपका सिलेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा? नहीं ना, पॉजिटिव होगा। आप क्या सिलेक्ट करोगे, आप पॉजिटिव डाइल्यूशन को सिलेक्ट करोगे। इसीलिए दोस्तों बॉडी के स्टिमुलेशन करोगे, बॉडी के फंक्शन को स्टिमुलेट करोगे और टोन अप करोगे, और यही कंडीशन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जब इसका केमिकल टेस्ट किया गया, और केमिकल टेस्ट करने के बाद जब बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे जो लोग जिनकी बुक्स में हमने स्टडी करके पढ़ा है, उन लोगों ने इसको देखा कि लॉ ऑफ नेचर के अनुसार इस प्रकार के जो मेडिसिन की प्रोसेस जब होती है, जब बनाई जाती है दोस्तों, उस दौरान अल्फा रेज उत्पन्न होती है, और जिससे ये डाइल्यूशन स्ट्रांगली, अब याद रखिएगा, अगर आप किसी को पॉजिटिव डाइल्यूशन दे रहे हो, वो कहां काम कर रहा है, कितनी देर काम करेगा, कैसे काम करेगा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जब आप वहां पर आप स्ट्रांग डाइल्यूशन दे रहे हो, ये डाइल्यूशन बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। ठीक है, तुरंत आप क्या चाहते हो, तुरंत ना, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सुपरफिशियली रहेगा, डीप में आके काम नहीं करेगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, जब आप स्ट्रांगली देते हो डाइल्यूशन को, ये डोज और डाइल्यूशन में सिखा रहा हूं आपको कि कैसे काम करेगा, बताऊंगा आगे आपको। ठीक है, ये डाइल्यूशन जब स्ट्रांगली देते हो, ये सुपरफिशियली काम करता है और केवल शॉर्ट पीरियड के लिए वर्क करता है, केवल कुछ समय के लिए काम करता है, शॉर्ट पीरियड के लिए काम करता है दोस्तों। तो जब ये डाइल्यूशन स्ट्रांगली काम करेगा, सुपरफिशियली काम करेगा और शॉर्ट पीरियड के लिए काम करेगा, तो आपको पता होना चाहिए, आपको अगर डीप में काम कराना है तो क्या करना है। ठीक है, तो जब आप स्ट्रांगली काम करा रहे हो, सुपरफिशियली करा रहे हो, शॉर्ट पीरियड के लिए वर्क करा रहे हो दोस्तों, तो आपको ये बेसिकली पता चल जाना चाहिए कि जब आप भी स्ट्रांग डाइल्यूशन दोगे, ये स्ट्रांगली तो काम करेगा, सुपरफिशियली करेगा, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए काम करेगा। ठीक है, आपको अगर पेशेंट बोलता है कि साहब मेरा रिजल्ट रुक गया, आपको क्या करना है, आपको उसको निगेटिव करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब मोर पॉजिटिव से रिजल्ट आना रुक जाता है तो उसको नेगेटिव कर दीजिए। आप जब आप नेगेटिव दे रहे हो, आपने मान लो उसको 200 डाइल्यूशन दिया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आकर रुक गया, और रुकने के बाद वो बोलता है साहब रिजल्ट अब रुक गया, आप या तो मोर नेगेटिव कर दो या फिर मोर पॉजिटिव कर दो। लेकिन ज्यादातर 90% केसेस में आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ लेकर जाना पड़ता है, तब जाकर आपका कंप्लीटली कोर्स कंप्लीट होता है और आपका पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, जब आप यहाँ पर पॉजिटिव डाइल्यूशन, लोअर डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन की बात कर रहे हो, ये स्ट्रांगली तो काम करता है, सुपरफिशियली करेगा और शॉर्ट पीरियड के काम करेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो मैं मेडिसिन दे रहा हूं कितने लेवल पर काम कर। अब भाई आप मान लो किसी को दस्त लगा है, अब दस्त लगा तो लंबे समय तक आप इंतजार करोगे, लाओ भाई हम S10C4W को देते हैं D6 में, आप वेट कीजिए 4-5 दिन में दस्त में, अरे 4-5 दिन में तो उसको भर्ती करना पड़ जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हो, एक काम कर S10C4W की ग्लोबुल्स बना के इसको चूसने को भी दे दे और S10C4W D6 में भी दे दे, आपने दोनों एक साथ कर दिया। ठीक है, आप उसको बोलिए केवल एक दिन की मैं तेरे को ग्लोबुल्स दे रहा हूं, आप हर घंटे में चूसिए, मैं आपको 100 ग्लोबुल्स दे रहा हूं। 10 टाइम चूसने के बाद में उसकी जो इमरजेंसी होती है वो खत्म हो जाती है, यानी उसके बाद में मैक्सिमम कंटेंट में 90% तक डायरिया का, डिसेंट्री का, किसी भी प्रकार का दस्त का, खाने के तुरंत बाद दस्त जाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये क्या कंडीशन करे आपने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी, आपको पता है स्ट्रांगली काम करेगा, सुपरफिशियल काम करेगा, लेकिन शॉर्ट पीरियड में काम करेगा। भाई शॉर्ट पीरियड में इमरजेंसी तो दूर कर दी ना, इसीलिए ग्लोबुल्स का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए मैटी जी ने ग्लोबुल्स का प्रयोग किया था, मैटी थेरेपी का प्रयोग किया था, कल आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आप टिपिकल आपको पता होगी ना, तो आप जैसा कोई डॉक्टर नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रोमेपैथ में हम लोग बहुत डीप में काम करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये पॉजिटिव डाइल्यूशन है, और इसीलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डाइल्यूशन का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसका
कल पूरा डिटेल बताऊंगा, इसीलिए अभी लास्ट में टाइम बता तो वो भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा होता है न्यूट्रल डायल्यूशन दोस्तों। जो न्यूट्रल डायल्यूशन होते हैं वो बॉडी के फंक्शन को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। अब न्यूट्रलाइज करने का काम क्या मतलब, ऐसा तो नहीं है कि केवल आंतों में काम बिगड़ गया बाकी का काम भी बिगड़ा हुआ है, नहीं ना, बाकी के ऑर्गन तो नॉर्मल काम कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप मान लो किसी को स्ट्रांग डायल्यूशन दे दिए या किसी को बहुत नेगेटिव मेडिसिन दे दिए, तो कुछ ऑर्गन बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, कुछ ऑर्गन बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या करोगे आप दोस्तों? जब मल्टीपल डिसऑर्डर लेकर कोई आता है ना, याद रखिएगा मेरी बात को, जब भी कोई मल्टीपल डिसऑर्डर लेकर आता है, यानी उसको फाइब्रॉइड भी है, सिस्ट भी है, इंडोमेट्रोसिस भी है, बल्कि यूट्रस भी है, ऐसे कई चीजें एक साथ लेकर आता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है वहां पर आपको डोज न्यूट्रल डोज से शुरू करना है। यानी इस प्रकार के मेडिसिन की जो प्रोसेस होती है, जब इसको प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है, इसमें बीटा रेस बनती है दोस्तों, याद रखिएगा ये रेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर साइंटिफिक वे में दोस्तों। जब लॉ ऑफ नेचर के अनुसार इसको गाइड किया गया ना, तब ये देखा गया कि बीटा रेस उत्पन्न होती है। और इसीलिए दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है, न्यूट्रल डोज जो होता है ना, ये ऑर्गन पर लॉन्ग पीरियड के बीच में, याद रखिएगा, ऑर्गन पर लॉन्ग नहीं, लॉन्ग पीरियड के बीच में एक्ट करती है। यानी ये जिसे हम पॉजिटिव वन से कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम पॉजिटिव वे से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल होता है दोस्तों, और पॉजिटिव के साथ ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, न्यूट्रल होता है। और इसीलिए दोस्तों जो न्यूट्रल डायल्यूशन होते हैं वो होते हैं फोर्थ और फिफ्थ डायल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। इसीलिए जब आप वहां पर टेबल प्रैक्टिस को जनरेट करते हैं, तो मैं आपको जो रेशियो बताया था वही रेशियो को फॉलो करिएगा, बताऊंगा मैं आपको आगे। तीसरा होता है नेगेटिव डायल्यूशन दोस्तों, इसे हम हायर या वीक डायल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये डायल्यूशन बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, याद रखिएगा, केवल एक वर्ड में बता रहा हूं, ये डायल्यूशन फॉर बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। यानी मान लो किसी को ल्यूकोरिया हो गया, किसी को बहुत छींके आ रही, किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी, नाक बह रहा है, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, क्या करोगे दोस्तों? आपको नेगेटिव में ही देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये डायल्यूशन बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको नेगेटिव डायल्यूशन कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार के मेडिकेशन के दौरान जब मेडिसिन का प्रिपेयर होता है, लॉ ऑफ नेचर के अनुसार उस समय गामा रेस उत्पन्न होती है दोस्तों। और ये गामा रेस जब उत्पन्न होती है, ये डायल्यूशन जब आप देते हो ना, ये डायल्यूशन बहुत वीकली होता है, डीपली होता है, और लंबे समय तक वर्क करता है, ठीक है, याद रखिएगा। डायल्यूशन वीकली होता है, बहुत वीक होता है, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत न के बराबर होते हैं। जितना ज्यादा डायल्यूट करते जाओगे, 10th डायल्यूशन के बाद तो मॉलिक्यूल्स प्रूफ ही नहीं कर सकते। 10th डायल्यूशन के बाद जो भी जाएगा एनर्जी जाएगा, और एनर्जी जो होता है बहुत डीपली काम करता है, बहुत वीकली काम करता है, लेकिन बहुत डीपली काम करता है, और लंबे समय तक वर्क करता है। अर्थात आपको ज्यादा रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, आप 1 2 3 4 5 6 ज्यादा से ज्यादा 10 डोज महीने में दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको लंबे मेडिसिन यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन आती है, तो जब तक रिकवरी नहीं हो जाती तब तक हम रिपीटेशन करते हैं। जैसे रिकवरी होती है वैसे हम उसके डोज को रिड्यूस करते चले जाते हैं। हम 1000 है, आपने जैसे पैरालिसिस में दिया, सोरियोसिस में दिया, जैसे रिजल्ट आया, आपने क्या करा भाई, एक काम कर वीकली कर दे, एक काम कर 15 दिन में एक बार कर दे, एक काम कर महीने में एक बार कर दिया। इस प्रकार से आप डोज को लंबे समय तक करते हो, क्योंकि वहां पर रिपीटेशन करना खतरनाक भी होता है, लेकिन लंबे समय तक जब वर्क करता है दोस्तों, तो आप मान के चलिए ये नेगेटिव डायल्यूशन कहलाता है। और नेगेटिव डायल्यूशन बहुत वीकली होता है, लेकिन बहुत डीपली और लंबे समय तक वहां पर काम करता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, 10th डायल्यूशन से लगाकर, याद रखिएगा, 10th डायल्यूशन से लगाकर 10,000 डायल्यूशन तक जो हो रहा है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और टेबल प्रैक्टिस में मजे ले रहे हैं दोस्तों, आनंद आ रहा है अभी हमें, तो उस कंडीशन में ये सब नेगेटिव डायल्यूशन होते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको जो पूरा समझाया, इसका कंक्लूजन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर समझाया जितना भी आपको फार्मूलेज हैं, जो भी आपको स्टडी मैंने बताई, ये सब डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी की तुलना में क्यूरेटिव प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम होता है। यानी आप जितना पॉजिटिव दोगे वहां पर डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको जितना डाइल्यूट करते चले जाओगे, जितना पोटेंटाइज करते चले जाओगे, उसमें जो क्यूरेटिव प्रॉपर्टी होती है वो 100% इंप्रूव हो जाती है। ये हम हमारे टेबल प्रैक्टिस के हिसाब से बोल रहे हैं दोस्तों। इसीलिए हायर डायल्यूशन में लोअर डायल्यूशन की तुलना में ज्यादा क्यूरेटिव पावर होता है। याद रखिएगा, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, और मैं इसीलिए बहुत सारे लोगों को मैंने कहा जो 110 से ऊपर जाते ही नहीं थे, उनको मैंने कहा कि भाई आप एक बार हायर डायल्यूशन का उपयोग कीजिए, ये मुझे मानना है। और मुझे भी नहीं पता था दोस्तों,
मेरी पास आउट है, मैं 98 का पास आउट हूँ इलेक्ट्रोमैथ का, एमपी की सेकंड बैच का पास आउट हूँ दोस्तों मैं। और यहाँ पर जब मैंने बीएचएमएस करा तो मैं 2018-19 का पास आउट हूँ दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि आप होम्योपैथ जैसा बताते हो, भाई होम्योपैथ जैसा नहीं बताता। होम्योपैथ मैंने इसलिए करा कि मुझे सीखना था, प्लांट का डिटेल स्टडी सीखना था, मेडिसिन पावर सीखना था, रेशियो बनाना सीखना था। मुझे इलेक्ट्रोमैथ कॉलेज में कुछ नहीं मिला। आज अगर मेरे जैसा कोई टीचर मुझे मिल गया होता ना, तो आज मैं कहाँ होता, अरबपति होता दोस्तों। ठीक है, आज मैं इसीलिए सारी चीज, मैंने कुछ भी नहीं छिपाई अपने 25 साल में। सारे मेरे सीनियर डॉक्टर जानते हैं, मैंने सब उड़ेल दिया, सब दे दिया। ठीक है, इसीलिए कहता हूं खुद मेडिसिन बनाओ। आप किसी कंपनी में बिलीव करोगे, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं दोस्तों, उसको अन्यथा मत लेना। आप सीखोगे कब? आप पहले सीखो तो सही, ये मेडिसिन यहाँ काम करती है। आप में यही कमी रह गई इलेक्ट्रोमैथ फिजिशियन में। आज जब सीखने लगे हैं तो कुछ लोग इधर उधर के कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली ला भाई मेरे को वीडियो भेज दे, मुझे ये कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी प्रोग्रेस तब मिलेगी जब वो आमने सामने बैठ के बहुत बारीकियां सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जब डाइल्यूशन की तुलना में आप देखोगे दोस्तों, तो लोअर डाइल्यूशन में मेडिसिनल पावर हायर डाइल्यूशन की तुलना में ज्यादा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। लोअर डाइल्यूशन में, अब यहां पर देखो, आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूं, इसी के समान लोअर डाइल्यूशन में मेडिसिनल पावर हायर डाइल्यूशन की तुलना में ज्यादा होता है। यानी जो मेडिसिन का पावर होता है ना, स्ट्रांगली काम, अभी काम करना है हमको, फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो लोअर डाइल्यूशन का प्रयोग कीजिए। लेकिन जब आपको कंप्लीट क्यूरेटिव पावर डालना है, डीपली सीटेड डिसीज को बाहर निकालना है, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर मल्टीपल डिसऑर्डर हो रहे हैं, इसीलिए आपको डाइल्यूशन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, जो लोग D4 D5 D6 के लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग फेलियर है, उनका फेलियर है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, अपडेट करना नहीं चाहते। वो जैसे उसी मेडिसिन से अगर वो D10 तक भी चले जाएंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि D10 तक भी अगर आपने डाइल्यूशन के लेवल पर चले गए ना, तो आपको बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो पोटेंटाइज मेडिसिन होगी उसके आप कॉपी नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए याद रखना, यदि डाइल्यूशन का इंपॉर्टेंस होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यानी उसमें डायनेमिक मैनर में मेडिसिन स्ट्रांगली और डीपली एक्ट करती है, और जब डीपली एक्ट करती है तो डिसीज कहीं पर भी किसी भी कोने में छुपी हो, उस ऑर्गन से रिलेटेड रेमेडी का जब आप हाई पावर देते हो, उसको खोद खाद के बाहर ब्लड सर्कुलेशन में डाल देती है। आपको देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको पता है कि C2 यहाँ काम करेगा, आप C2 का 200 1000 5000 10000 जो दे रहे हो उसको आप दोगे, और जैसे दोगे आप देखो दोस्तों, जो डिसीज डीपली सीटेड थी वो अचानक बाहर आने शुरू हो गई। ठीक है, और पेशेंट को देखो वो सिम्टम्स बढ़ गए, और बढ़ गए तो उसको समझाइएगा कि आपकी डिसीज खुल के बाहर आ रही है, निकल जान दीजिए। निकल गई, आप देखेंगे 15-20 दिन की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद में फिर से सारे सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं। अगर वही चीज को बार बार आप दबा दोगे, पेलिएट कर दोगे, वो कभी भी क्योर नहीं होगा। 100% क्योर के लिए उसको बाहर निकालना जरूरी है दोस्तों। इसीलिए डिसीज की जड़ को जब आप बाहर निकाल दोगे, डिसीज हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी। इसलिए मैं ठोक पीट के काम करता हूं, पेशेंट को बिल्कुल समझाता हूं। पहले अगर आपको अनुभव होगा, अगर आपको नॉलेज होगा, तभी तो समझा पाओगे ना। कई लोग तो ऐसे हैं, डिग्री ले लिया और नॉलेज कुछ नहीं है, बस इस कंपनी से जुड़े, उसने जो प्रोटोकॉल बताया उसका उपयोग कर लिया। ठीक है, ये बहुत गलत है। आपने कुछ भी करा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, आप सीखिए। अरे सीख के ही आप आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। इसीलिए डिसीज को हमेशा के लिए क्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको रोक दिया या पेशेंट ने बेवकूफी कर दी, आपका रिजल्ट मिलते मिलते वो कि हाँ साहब मुझे रिजल्ट हो गया, 10-15-20% बचा है, ठीक है रहने दो, आप ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं मुझे, वो नहीं आता, नहीं आता है ना। वही 15% साल भर बाद उसको 80-90% बिगाड़ के लेकर आता है हमारे पास। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा, जब ये मेडिसिन सुपरफिशियल एक्ट करती है दोस्तों, तो ये केवल ऑर्गन के फंक्शन को स्टिमुलेट करती है और फंक्शन को केवल इंप्रूव करने का काम करती है। याद रखिएगा, केवल फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, स्लास नाइट में हम देते हैं तो वो क्या काम करे? क्या डीप सीटेड डिसीज को क्योर कर रही है? नहीं ना। वो क्या कर रही है? वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टिमुलेट करे, अर्थात आपने फंक्शंस को मोटिवेट किया, और फंक्शन को मोटिवेट किया तो दोस्तों ये मेडिसिन केवल टेम्परेरी काम करने के लिए। ठीक है, जैसे ही बंद करोगे उसका काम खराब हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल करके छोड़ देगा। उसके बाद आपके ऊपर है, आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को कितना मेंटेन करते हो। अगर आपने प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन नहीं किया, आप मान के चलिए आपका फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, फिर से वो डिसीज जम कर जाएगी। इसीलिए याद रखिएगा, अगर आप
पेशेंट को बायोलॉजिकल क्लॉक समझाते हो कि आप कैसे काम करते हो, कब उठते हो, कैसे सोते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप पूरी उसकी क्लॉक को सुनिए ध्यान से और उसी के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दीजिए कि आप ऐसा करोगे तो लंबे समय तक आप जिंदा रहोगे, लंबे समय तक आपके फंक्शन मोटिवेट होते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। लेकिन आपका पेशेंट बहुत हद तक आप पे डिबूट हो जाएगा कि हाँ यार उस आदमी ने मुझे गाइड किया था, दूसरे डॉक्टरों ने गाइड नहीं किया, दूसरे के पास टाइम नहीं था, इसीलिए वो आपके साथ काम करेगा दोस्तों। और रिजल्ट देखिएगा आप। इसीलिए दोस्तों ऊपर जितना मैंने आपको समझाया है, चाहे वो डायल्यूशन पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, नेगेटिव हो, उसे डिसीज की स्टेट के हिसाब से आपको यूज करना है दोस्तों। अब डिसीज की स्टेट क्या होती है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेट, ये मैं आपको यहाँ छोटा सा बताता हूँ, बाकी आपको मैं फिर बाद में पूरा डिटेल बताऊंगा दोस्तों। जब डिसीज की फर्स्ट स्टेट आती है तो हमारी जितनी 1-1 वाली मेडिसिन है ना, S1, C1, A1, F1, वर1, वेन1, ये सारा 1-1 देना है आपको, ठीक है। डिसीज की फर्स्ट स्टेट कहाँ आएगी, सेल के लेवल पर, ठीक है। सेल के लेवल पर अगर कहीं पर सेल की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वहां पर आपको फर्स्ट डिसीज है। अगर सेल से आगे आकर टिश्यू फ्लूइड में आ गए, ठीक है, ये आपकी सेकंड डिसीज। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, अगर सेल के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही, ये फर्स्ट स्टेट ऑफ डिसीज है दोस्तों। यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड है जहां पर सेल तैरती रहती है दोस्तों, अगर इस सेल से होकर ये टिश्यू फ्लूइड में आ गई, ये आपका सेकंड स्टेज है दोस्तों, ठीक है। थर्ड स्टेज, जब यहां पर कोई मसल्स बन रही है, इस मसल्स पर आ गई, ये आपका थर्ड स्टेज हो गया, ठीक है। जब वहां पर कैल्शियम या किसी प्रकार का ट्यूमर हो गया या कोई स्ट्रक्चर बिल्कुल हार्ड हो गया, बोन हो गया, बोन जैसे हार्ड होता है ना, तो ये फोर्थ स्टेज में आता है। और फिफ्थ स्टेज में होता है जितने बॉडी के ग्लैंडुलर होते हैं, जितने भी ग्लैंडुलर ऑर्गन होते हैं, ये ग्लैंडुलर ऑर्गन्स वहां पर अपने फंक्शंस कम ज्यादा कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपको S5C5 का रोल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फिफ्थ स्टेज हुई, तो इसलिए फर्स्ट में S1 का रोल है, सेकंड में S2C2 का रोल है, थर्ड में S3C3 का रोल है, फोर्थ में S4C4 का रोल है, फिफ्थ में S5C5 का रोल है। यानी वो चीज होती है जो डायरेक्टली यहाँ पर वो कंडीशंस क्रिएट करती है जिस कंडीशन के कारण हम लोग टेक्निकली वर्क करते हैं, और टेक्निकली वर्क करने के कारण हमें पता रहता है कि डिसीज की फिफ्थ स्टेज है, यहाँ पर डिसीज की थर्ड स्टेज है वहां पर। अब जैसे थायराइड हो गया, अब थायराइड क्या स्टेज होती है दोस्तों, वहां पर बोन का फंक्शन गड़बड़ हो गया, अब थायराइड क्या है, कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज पे कौन सी मेडिसिन काम करती है, क्या S2 काम करेगी, क्या S3 काम करेगी, दोनों काम करेगी दोस्तों। लेकिन S2 ग्लैंडुलर, क्योंकि ये ग्लैंड है, S2 दोगे, साथ में C3 कार्टिलेज पे काम करती है, वो दोगे, न्यूट्रिशन वहां पर L2 दोगे और RE दोगे, क्यों, फंक्शन कम हो रहा, आपने S2 C3 L2 RE को D4 या D5 में स्लिप किया, ये आपके थायराइड की मेडिसिन हो गई। कितना इजी है, बस ये समझना है आपको दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब आप किसी भी कंडीशन में वहां पर मेडिसिन को सिलेक्ट करते हो, तो एक्यूट डिसीज में याद रखिएगा, जितनी भी एक्यूट डिसीज होती है वहां पर लोअर डायल्यूशन का प्रयोग करना है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या गलत समझाया था, ठीक है, जब भी एक्यूट डिसीज होती है आपको लोअर डायल्यूशन का प्रयोग करना है, D1, D2 एंड D3, ठीक है। ये ओरिजिनल क्रूड इसेंस से जो आपको D1, D2, D3 आ रहा है, वहां पर आपको एक्यूट डिसीज के लेवल पर लोअर डायल्यूशन का प्रयोग करना है, यानी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। अगर आपको लग रहा है नेगेटिव कंडीशन है, आप यहाँ पर पॉजिटिव D1 में दे दीजिए, रिजल्ट देखिए आप दोस्तों। आपको लग रहा है नहीं साहब कुछ ऑर्गन पॉजिटिव कुछ कम, आप सीधा D2 का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। आपको एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूं, आप में से ज्यादा लोग अगर सिंगल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंगल पे ध्यान दीजिए। अगर किसी को एसिडिटी होती है ना, S6 का D2 देकर देखना, S6 का D2, मैं चैलेंज करता हूं महीने भर बाद फीडबैक देना मुझे, कितना ही पुराना अगर किसी को एसिडिटी हो, एसिडोसिस के प्रोसेस को बैलेंस करके आप एसिड कंटेंट खत्म कर दोगे दोस्तों। याद रखिएगा, जब भी कभी सब एक्यूट डिसीज होती है, सब एक्यूट मतलब कुछ लक्षण दिख रहे हैं, कुछ दबे हुए हैं, कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे, तो आप याद रखिएगा सब एक्यूट मतलब दबी हुई, ना एक्यूट ना क्रॉनिक। तो सब एक्यूट डिसीज में हमेशा न्यूट्रल डायल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको अगर देखना है कोई डिसीज, आपको पेशेंट आया है, कोई कंडीशंस लेकर आया है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि सर मुझे थोड़ा डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, आप और कुछ बताइए,
अब पेशेंट इतना ज्यादा तो याद रखता नहीं 2 महीने पहले क्या हुआ था उसको, ठीक है। इसलिए जो कॉम्प्लिकेशन लेकर आता है तो आपको पता करना पड़ेगा कि इसको प्रॉब्लम कहां पर है। इसलिए आप क्या करते हो, न्यूट्रल डायल्यूशन देते हो। आप D5 का डायल्यूशन आपने दे दिया। अब जब D5 को न्यूट्रल डायल्यूशन में आपने शुरू किया, उससे क्या होगा, आप देखो जो भी डिसीज है वो ऊपर के बाहर आ जाएगी। बाहर इन द सेंस, अगर वो आपको क्लियरली बता देगी कि यहाँ पर मेडिसिन को आपने जो D5 में दिया वो कंडीशन में या तो वो बैलेंस कर देगा, या हाइपर कंडीशन होगी तो हाइपर में ले आएगा, हाइपो कंडीशन होगी तो हाइपो में ले आएगा। अगर ये होता है हाइपर कंडीशन में लेकर आता है तो आपको नेगेटिव कर देना है। अगर वो हाइपो कंडीशन में आता है तो आपको मेडिसिन को पॉजिटिव कर देना। ये D5 देने से 2 फायदे होते हैं। एक तो डिसीज जो दबी होती है, डीपली सीटेड होती है, जो हमें पता नहीं है, पेशेंट नहीं बता पा रहा, वो ऊपर आके या तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा या ऊपर आ जाएगा, या तो हाइपर फंक्शन के रूप में या हाइपो फंक्शन के रूप में। और जब हाइपर फंक्शन के रूप में आता है तो हमें सीधा नेगेटिव मेडिसिन दे देना है। अगर हाइपो फंक्शन के रूप में आता है तो हमें सीधा पॉजिटिव दे देना। हमारे दोनों मकसद हल हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए सब एक्यूट डिसीज में न्यूट्रल डायल्यूशन का प्रयोग करते हैं। और क्रॉनिक डिसीज जितनी होती है उन क्रॉनिक डिसीजेस में आपको आगे का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। यानी आप जब आपके पास D1 D2 D3 है तो आपने एक्यूट डिसीज को भी कवर कर लिया। अब जो क्रॉनिक की बात आती है तो क्रॉनिक में काम आता है D4, D5 और D6। D4 पॉजिटिव है, D5 न्यूट्रल है और D6 नेगेटिव है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप यही तो करते हो, D6 नेगेटिव, D5 न्यूट्रल, D4 पॉजिटिव। अगर इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते हो तो आपको पता लग जाता है कि अगर कोई कंडीशन में वर्क लो हो रहा है आप सीधा D4 दे देते हो। आपको समझ में नहीं आती है आप D5 कर देते हो, ठीक है। न्यूट्रल हाइपर हाइपो फंक्शन को न्यूट्रल कर देते हो। लेकिन कई बार आप क्या करते हो, आप सीधे दोस्तों वहां पर लोअर डायल्यूशन का प्रयोग कर देते हो, है ना। और कई बार आप देखो हायर डायल्यूशन D6 में दे देते हो। तो यही कारण है दोस्तों कि डिसीज की स्टेप आपको इसे समझना पड़ेगी। यानी लोअर डायल्यूशन ऑर्गन के सीक्रेशन और उसके फंक्शन को बढ़ाने का काम करता है। याद रखिएगा आप, लोअर डायल्यूशन ऑर्गन के सीक्रेशन और उसके फंक्शन को बढ़ाने का काम करता है। और जो हायर डायल्यूशन होता है वो सीक्रेशन और फंक्शन को कम करने का काम करता है। ल्यूकोरिया को टेस्ट कर लो आप, डायरिया को टेस्ट कर लो आप, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया। यानी आपको ये पता होना चाहिए इस ऑर्गन में कोई रोग डेवलप हो रहा है तो उस ऑर्गन में लड़ने की शक्ति है कि नहीं। या कोई भी डायल्यूशन हम हाई पोटेंसी का देंगे तो बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं हम, वो एनर्जी सहन करने की शक्ति है कि नहीं। इसलिए हम वहां पर पॉजिटिव भी देते हैं, नेगेटिव भी देते हैं। पॉजिटिव देने से वहां पर न्यूट्रिशन मिल जाता है और कुछ समय बाद पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं होती है। जितना न्यूट्रिशन था वो संभाल लेता है और बाकी हाई पोटेंसी वहां पर डिसीज को जो जड़ में है उसको बाहर निकाल कर वहां से बाहर कर देती है दोस्तों। ये बेसिक साइंस है और हमें टेबल प्रैक्टिस में डेली देखने को मिलता है। हमारे जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि देखो सर आज हमको ये रिजल्ट मिला, आज हमको ये रिजल्ट मिला। उनसे ज्यादा खुशी मुझे होती है कि मैं एक सही रास्ता आपको बता रहा हूं दोस्तों। इसीलिए लोअर डायल्यूशन को हम शॉर्ट इंटरवल्स पर देते हैं। याद रखिएगा, आप डोज और डायल्यूशन थेरेपी के अंतर्गत में छोटी छोटी चीजें आपको बताते जा रहा हूं। जब आप लोअर डायल्यूशन को देते हो तो आप शॉर्ट पीरियड में देते हो, मतलब हर घंटे पे दे दो आप, हर आधे घंटे पे दे दो आप, हर 2 घंटे पे दे दो, दिन में 6 से 8 बार दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए लोअर डायल्यूशन को हम शॉर्ट इंटरवल पर देते हैं। लेकिन जो हायर डायल्यूशन होता है उस हायर डायल्यूशन को हम लॉन्ग इंटरवल पर देते हैं। यानी या तो आपको इमरजेंसी है तो 10 टैबलेट्स डेली आप मॉर्निंग में दे दो, 10 ग्लोबल्स, ठीक है, या 10 ड्रॉप। लेकिन आपको लगता है नहीं इतनी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, आप उसको हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर 7वें दिन, हर 15वें दिन या हर महीने में एक बार आप दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। 10,000 डायल्यूशन को महीने में एक बार दिया जाता है, कई बार दिन में 7 बार भी दिया जाता है इमरजेंसी, मोर इमरजेंसी कंडीशन में। जब 5,000 की बात करोगे महीने में 2 बार, लेकिन मैं ज्यादातर उसको दोस्तों महीने में 2 बार या महीने में 1 बार ही देता हूं, ठीक है। और जब 1000 की बात आती है आप डेली भी चला सकते हो, लेकिन वीकली बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि 5 से 10 ड्रॉप दो या 5 से 10 ग्लोबल्स दो, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। अगर आप किसी बच्चे को डोसोलॉजी के लेवल पर ट्रीट कर रहे हो तो डोसोलॉजी के लेवल पर उस बच्चे को आपको 5 साल से छोटा है 1 से 2 गोली, 1 से 2 ड्रॉप लेना है, ठीक है। ये परफेक्ट डोसोलॉजी है। 5 से 12 साल हुआ, आप मान के चलिए 5 ग्लोबल्स बहुत है या 5 ड्रॉप बहुत है। 12 साल से ऊपर यानी मैक्सिमम 10 साल के ऊपर भी गया, आप 10-10 ड्रॉप पे आ जाओ। और जब 35-40 साल हो जाए तो वहां पर पूरे ऑर्गन्स वर्क करना कम कर चुके होते हैं, तो वहां पर आप 10 ड्रॉप से 40 ड्रॉप तक का डोसोलॉजी भी सिलेक्ट करते हैं। तो आता हूं मैं भी 9 बजे तक।
ठीक है, तो एक कंडीशन आपको वहां पर देखने को मिलती है। इसीलिए दोस्तों जब आप वहां पर इस पूरे प्रोटोकॉल को जनरेट करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या दे रहे हो दोस्तों। इसीलिए जब उस समय पर आप रिएक्शन देखोगे तो आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी खुश होना है कि नाराज होना है अपने आप से, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। कई बार जब आप पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव देते हो तो हमसे मिस्टेक हो जाती है। कई बार हम पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी उस समय जब हम लोअर डायल्यूशन का उपयोग करते हैं एक्यूट कंडीशन में या हायर डायल्यूशन का उपयोग करते हैं क्रॉनिक कंडीशन में, तब जब इस प्रकार के कंडीशन में अगर मान लीजिए रिएक्शन उत्पन्न हो गई तो क्या हुआ, रिएक्शन नहीं होगी, वो होगा एग्रावेशन, यानी सिम्टोमेटिक बाहर एकदम से आ जाना। यानी अगर एग्रावेशन के रूप में आएगा और जब एक्यूट कंडीशन में हायर डायल्यूशन का उपयोग कर लेते हैं दोस्तों तो वो मोडिलिटी के रूप में उत्पन्न होता है। इसीलिए जब आप ये कंडीशन को देखोगे तो आप समझिए नहीं, आप बहुत खुशी की बात है, आप इस चीज को समझिएगा, रिएक्शन की रिकवरी के लिए बिल्कुल ऑपोजिट डायल्यूशन का प्रयोग वहां पर तत्काल कर दीजिए। लेकिन हमें खुश होने की जरूरत है, हमने जो मेडिसिन दिया उसने रिएक्शन किया, यानी हमारी मेडिसिन काम कर रही है, सबसे बड़ी खुशी। दूसरी खुशी, हमने गलती करी, हमने जो पेशेंट को जो लोअर डायल्यूशन दिया वो हमने गलत दे दिया। गलत क्या दे दिया, या तो उसको हमको नेगेटिव करना था, हमने पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपोजिट डायल्यूशन का प्रयोग तत्काल कर देंगे। या तो पेशेंट को आपने दिया है भाई 10-10 बूंद एक एक कप गर्म पानी में लेना, एक काम कर, वही डायल्यूशन एक गिलास पानी में 2-2 बूंद डालकर ले ले, ठीक है। आपने व्हीकल को चेंज कर दिया, एक कप में 10 ड्रॉप बहुत स्ट्रांग था, आपने एक गिलास में 180 ml में 2 ड्रॉप कर दिया, आपने मेटीजी थेरेपी को अपना लिया, ठीक है। इसलिए आपने क्या करा, बिल्कुल ऑपोजिट डायल्यूशन बना दिया। इसका मतलब है कि रिएक्शन उत्पन्न हो रही हो तो आपने जो लोअर डायल्यूशन का प्रयोग किया है उस कंडीशन में उसको हायर डायल्यूशन का प्रयोग करना था, और आपने जो हायर डायल्यूशन दिया जिससे रिएक्शन हो रही है इस कंडीशन में आपको लोअर डायल्यूशन का प्रयोग करना था। ये दोनों चीज आपको यहाँ पर गणित बताती है और दोनों चीज ये सिखाती है, कोई बात नहीं, हमने गलती करी ना, हमने सीख लिया। तो सीखते सीखते करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, यानी टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन आपने उस पॉइंट पर पकड़ बना ली और उस पॉइंट पर काम करना सीख लिया, मुझे नहीं लगता कि आपसे बेटर कोई डॉक्टर पूरे मेडिकल साइंस में होगा, क्योंकि आपके पास कंप्लीट साइंस है। बस नॉलेज कर लीजिए दोस्तों, केवल नॉलेज। और इलेक्ट्रोमेपैथ मैं हमेशा कहता हूं, आज भी मैं सीख रहा हूं, तो इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर को हमेशा कहता हूं, आपको कितना भी आता हो ना, आप कभी भी रुकिए मत दोस्तों, रुकिए मत, पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, समझते। जितना टाइम होता है टीवी देखने में, न्यूज देखने में, गप्पे मारने में, इधर उधर घूमने में मत व्यतीत करिए। मैंने पिछले 18 साल की मेरी बुक्स का आप देख लो, हाल ऐसे हैं कि कभी भी मुझे कुछ केस मिलता है तो मैं बिल्कुल छान मारता हूं कि कहां पर क्या है दोस्तों। इसीलिए आपको हर मेडिसिन के लेवल पर मैं तुरंत बताता हूं कि ये मेडिसिन यहां काम कर रही है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैंने फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड पे सीखा है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको जो ऊपर सारी चीज बताई आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहां पर जब आप प्रैक्टिकल प्रयोग करोगे तो यहां पर आपको अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ लोग एक्यूट डिसीज के लिए बताते हैं नेगेटिव मेडिसिन दो, यानी D6 में दो आप। कुछ बोलते हैं सब एक्यूट डिसीज है D5 का प्रयोग करो, और कुछ बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज है D4 का प्रयोग करो। मैं कुछ हद तक सही भी मानता हूं और कुछ हद तक गलत भी मानता हूं दोस्तों। याद रखिएगा, डोज का मतलब होता है मेडिसिन के वो मात्रा या ड्रग जो उस पर्टिकुलर टाइम पर उस पेशेंट को ली जाती है, और उसको अगर आप दे रहे हो तो वो दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्गर डोज या लाइटर डोज दोस्तों, ठीक है। यानी आप जब उस कंडीशन में किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो तो देने के दो तरीके होंगे, एक स्ट्रॉन्गर डोज होगा, एक लाइटर डोज होगा, ठीक है। अंतर कुछ नहीं है मित्रों, डोज जो मेडिसिन आपने प्रिपेयर करी, मेडिसिन दोनों में सेम रहेगी, स्ट्रॉन्ग डोज में भी, लाइटर डोज में भी, लेकिन लेने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे, जब आप वहां पर सिलेक्शन करते हो डाल्यूशन का, तो डाल्यूशन वो विशिष्ट मात्रा है जो पानी के बिना, ठीक है, ड्राई सीधे आप टंग पर लेते हो, वो स्ट्रॉन्गर डोज कहलाता है दोस्तों। इस प्रकार के किसी भी स्ट्रॉन्ग डाल्यूशन का प्रयोग तब किया जाता है जब इससे संबंधित सिस्टम का बहुत ज्यादा हाइपोफंक्शन होता है, यानी आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति को मुझे बचाना जरूरी है, इस व्यक्ति का ऑर्गन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, मुझे इसे बचाना जरूरी है, तब एकदम से वहां पर जब मेडिसिन दोगे वो स्ट्रॉन्ग डाल्यूशन होगी दोस्तों। ये क्विक रिस्पॉन्स की जहां पर जरूरत होती है ना, उस क्विक रिस्पॉन्स के लिए वहां पर आपको प्रयोग करना है दोस्तों। इसीलिए स्ट्रॉन्ग डोज में 10 से 20 ड्रॉप या इसके समान मेडिसिन दी जाती है दोस्तों, 10 से 20 ड्रॉप या इसके समान मेडिसिन दी जाती है। मान लीजिए किसी को बिच्छू ने काट लिया, क्या करोगे, वेट करोगे आप, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, अरे 1 घंटे में ठीक कर सकते हो यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कैसे करोगे,
मैं तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा हूं, आप प्रैक्टिकल करना दोस्तों, ठीक है। आप 1 गिलास पानी लेना, S1 की 10 ग्लोबल्स या 2 ड्रॉप, 10 ग्लोबल्स या 2 ड्रॉप आप वहां पर डाल देना, घोल लेना, ठीक है। एक एक चम्मच हर 10-15 मिनट पे पिला देना। आप क्या कर रहे हो, आप स्ट्रॉन्गर डोज दे रहे हो, सीधे टंग पे डालना है आपको, एक एक चम्मच सीधा, आपको डाइल्यूट नहीं करना, ठीक है। ये होता है स्ट्रॉन्गर डोज। अब आपने उसको S1 से न्यूट्रलाइज कर दिया पॉइजन को, करेक्ट। आप देखोगे 1 घंटे में पॉइजन न्यूट्रल होकर बाहर आ जाएगा। ये विशेषता है S1 की दोस्तों, इसीलिए S1 को यूनिवर्सल रेमेडी कहा जाता है। जहां पर कोई काम नहीं करता वहां S1 काम कर जाती है, ठीक है। दूसरी बात, जब बिच्छू ने जहां काटा वहां पर स्लास और बी का स्प्रे कर दीजिए आप, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप 1 गिलास पानी लीजिए, 1 गिलास पानी में स्लास और बी के 10 ड्रॉप डाल दीजिए, घोल लीजिए और उस पर्टिकुलर जगह पर, मैं ले आऊंगा लिफाफा, लिफाफा मैं ले आऊंगा, जाती क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमको ये कंडीशन देखने को मिल रही है दोस्तों। इसीलिए जब आप टेबल प्रैक्टिस में इस प्रकार के प्रोसेस करते हो तो आपको पता होना चाहिए, आपने 1 गिलास में स्लास और बी का 10-10 ड्रॉप डाल दिया और उसको पर्टिकुलर एरिया में, या डायरेक्टली आपके पास अवेलेबल हो वहां पर स्लास और बी का कंप्रेस कर दीजिए आप D4 से, ठीक है। आप जैसे ही कंप्रेस करेंगे दोस्तों, उसका पेन, उसका दर्द, उसकी स्वेलिंग डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सिद्धांत होता है न्यूट्रलाइज करने का, ठीक है। आप जब इसको करोगे उसके बाद 1 दिन के बाद पेशेंट बोलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट बंद कर दीजिए आप, हो गया, कंप्लीट काम हो गया दोस्तों। इसीलिए आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। जब आप लाइटर डोज की बात करते हो तो जब उसी क्वांटिटी में या सेम डाइल्यूशन का प्रयोग करते हो दोस्तों, उसी क्वांटिटी में जो मेडिसिन आपने वहां दी है उसी क्वांटिटी में सेम डाइल्यूशन का प्रयोग करते हो और उसे कहते हो भाई एक काम करना, 1 कप पानी में डालकर 1 चम्मच ले लेना, दिन में 3 से 4 बार ले लेना। आपने क्या करा, आपने डोज को लाइट कर दिया और ये कहलाता है लाइटर डोज दोस्तों। ये डोज लाइटर नेचर का हो जाता है और ये उस ऑर्गन या सिस्टम के जो हाइपर फंक्शन होते हैं उस हाइपर फंक्शन में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। दोनों कंडीशन मैंने बता दी, स्ट्रॉन्ग डोज और हाइपर फंक्शन, ठीक है। मैटी जो है इन्हीं दोनों चीज को उपयोग करते थे और वो ये डोज 10th ड्रॉप से कम या उसके समान आपको देखने को मिलेगा, जो मैं आगे डोसोलॉजी में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। वो क्या करते थे, किसी किसी को 10 ग्लोबल्स 1 गिलास में डाल दी, वो स्ट्रॉन्ग डोज कर दिया। कभी 1 या 2 ग्लोबल्स डालते थे और कहते थे 1-1 चम्मच आप 4-5 बार गर्म पानी से ले लो, ठीक है। तो वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर डोज और लाइटर डोज दोनों लेवल को मेंटेन करते हैं और दोनों लेवल के लेवल पर अपना ट्रीटमेंट को वहां पर करते रहते थे दोस्तों। इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना, वहां पर मैसिव डोज की भी जरूरत पड़ती है। अब मैसिव डोज होता है ना, बहुत स्ट्रांग काम करता है, यानी मेडिसिन की लार्ज क्वांटिटी या ज्यादा मात्रा में जब आप मेडिसिन देते हो उसे हम बोलते हैं मैसिव डोज। यानी जब कंडीशन में पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है और उसे बहुत ही क्विक रिस्पांस की आवश्यकता होती है दोस्तों, तब हम उसे मैसिव डोज कहते हैं। और मैसिव डोज 20 ग्लोबल से लगाकर 1000 ग्लोबल्स तक वहां पर आप दे सकते हो। कैसे, मान लो किसी को सांप ने काटा, ठीक है, सांप ने काटा तो आप क्या करोगे, उसको बचा सकते हो क्या, कोशिश तो कर सकते हो ना। अब कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ईच वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों, हर समय ईच जागृत है, उसके पॉइजन को बाहर निकालना है। आप कंडीशन देखो कि कब काटा, देर से काटा तो 1000 गोली, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी अभी काटा है 1-2 घंटे हुए, कोई बात नहीं, 100 गोली को 1 गिलास पानी में घुलिए, हर 10 मिनट पे 1-1 चम्मच उसके मुंह में डालते चले जाइए दोस्तों, ठीक है। हर 10 मिनट में 1-1 चम्मच डालते चले जाइए, धीरे 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 करके देखिए, वहां पर बेटर ऑफ आपको नजर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जहां काटा वहां पर बी को आप बिल्कुल उसको काट के बहा दीजिए आप, ठीक है। बी नहीं लगाना क्योंकि ब्लड रुक जाएगा तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। वहां पर आप बहा दीजिए और साथ में वहां पर आरईओ स्लास डाल दीजिए, जितना ब्लड बहता बह जाने दीजिए, सारा पॉइजन निकल आएगा और जब सारा पॉइजन निकल आएगा पेशेंट बच जाएगा। जब वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होगा तब तक तो वो बिल्कुल क्योर हो चुका होगा, कंप्लीट क्योर हो चुका होगा दोस्तों। इसीलिए ये ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक होता है। ट्रीटमेंट के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि पहले कुछ ड्रॉप से रिस्पॉन्स तो अच्छा मिलता है, लेकिन उसके बाद में आप मेडिसिन के रिस्पॉन्स देखो वो नील हो जाती है। कई पेशेंट ऐसे आके बोलते हैं सर आपने जो मेडिसिन दिया था ना लास्ट टाइम, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, अभी आपने जो मेडिसिन दिया ना उसके बाद में मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। इससे क्या पता चला दोस्तों, इससे पता चलता है कि आपका मेडिसिन का सिलेक्शन तो सही है, परंतु जो डोज या डाइल्यूशन दे रहे हो वो करेक्ट नहीं है दोस्तों। यानी इस कंडीशन में डोज को फिक्सेशन में या मेडिसिन के वहां पर रिएक्टिवेशन में या डाइल्यूशन में 2 तरीके होते हैं।
पहला तरीका होता है डायल्यूशन को इंक्रीज कर दिया जाए, यानी वहां पर जब आपने सेकंड डायल्यूशन दिया था उससे रिजल्ट आया, बाद में आपने सेकंड फिर दिया, रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब आपको थर्ड करना था। यानी पहला तरीका है डायल्यूशन जो आपने दिया था उसको इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। जो पहला डायल्यूशन दिया था उसकी जगह दूसरा या मतलब जो कंडीशन है उसको इंक्रीज कर दी जाए। दूसरा तरीका है जो डोज दिया जा रहा है उसे डिक्रीज कर दिया जाए, यानी वही डायल्यूशन अगर आप वहां पर 10 ड्रॉप दे रहे थे उसको बोलिए 5 ड्रॉप कर दे, तो उससे क्या होगा, डोज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और यही तरीका सबसे ज्यादा लोग अपना रहे हैं आज इलेक्ट्रोमेपैथ में। मेडिसिन वही देते हैं, पेशेंट को बोलते हैं अगर रिजल्ट आ रहा है ना, वो क्या करते हैं, एक काम कर 10 ड्रॉप ले रहा था ना 15 ड्रॉप कर दे, अगली बार हाँ बहुत अच्छा है 20 ड्रॉप कर दे, ठीक है। जैसे सेक्सुअल वीकनेस है S3, आप जनरल टॉनिक में S3C1W डाल के दे दो, ठीक है। आपने दे दिया, आरी का प्रयोग अलग से 5 ड्रॉप 3 टाइम कर दीजिए आप, ठीक है। ये 2 प्रैक्टिकल आपने किया, उसके बाद में पेशेंट बोलता है हाँ सर बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अब एक काम करना, आरी 5 बूंद से 6 बूंद कर दे, और वहां पर जो मेडिसिन 10 बूंद था उसको 15 कर दे, ठीक है। आप जब उसको 30 बूंद पे ले आओगे बोलेगा भाई सर अब नहीं चाहिए मुझे, अब बहुत हो गया, अब नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, ऐसे रिजल्ट आपको वहां पर निकालना है। इसीलिए दोस्तों इलेक्ट्रोमेपैथिक मेडिसिन कई प्रकार से यूज की जाती है। सबलिंगुअली, आपको पता है जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है वहां से अडॉप्ट हो जाती है, यानी आप जब ड्रॉप के रूप में देते हो, डायरेक्ट ऑन टंग देते हो, जब आप ग्लूकोज के ग्लोबुल्स के रूप में देते हो, डिस्केट्स के रूप में देते हो, आपको पता है नॉर्मल पेशेंट में कभी भी सैलावा में ग्लूकोज नहीं होता, और सैलावरी ग्लैंड को अपने खुद के काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है जो पूरे ब्लड सर्कुलेशन गुजर के आती जब मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली ग्लूकोज में बनी हुई, ग्लोबल्स में बनी हुई हाई पोटेंटाइज मेडिसिन चूसने को दिया, क्या होगा दोस्तों, डायरेक्टली वो आप ग्लोबल्स को अगर घोल के दे रहे हो तो ऑलरेडी एनर्जी दे रहे हो, और ग्लोबल्स को घोल के दे रहे हो तो ग्लूकोज भी तो एनर्जी का स्रोत है, तो दोनों एनर्जी मिलकर तेजी के साथ सब लिग्वेंट ग्लैंड से अडॉप्ट होकर ब्रेन पे काम करती है। इसीलिए दोस्तों ड्रॉप्स हो, ग्लोबल्स हो, टैबलेट्स हो, आप कैप्सूल हो, सायरप हो, जब आप दे रहे हो, लोकली एप्लीकेशन करा रहे हो, कंप्रेस लोशन या ऑइंटमेंट का स्प्रे करा रहे हो या लोशन का स्प्रे करा रहे हो, ये काम क्या कर रहा है, ये बेसिकली वहां पर उस पर्टिकुलर जगह के स्टिमुलेशन का काम करा रहा है। इसीलिए आपको रिजल्ट ऑथेंटिकली मिल रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको रिजल्ट क्यों मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है दोस्तों, इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूं, कुछ चीजें और आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों। जब आप इलेक्ट्रोमेपैथी के सिद्धांत की बात करते हो दोस्तों, तो बहुत बड़ा सिद्धांत होता है कि वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेस ऑफ डिसीज। आप प्योर कर दो, ठीक है। आप जो कोहोबेशन मेथड से बनी हुई जितनी भी वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है वो तो सब एथेंटिक मेडिसिन है, प्रूविंग मेडिसिन है दोस्तों। जब एसेंस प्राप्त करके उसका उपयोग करते हो तो आप देखते हो कई वेजिटेबल्स को, कई वनस्पतियों को आप उनके एंजाइम्स को वहां पर दोस्तों उपयोग करते हो और उनको डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में मिक्स करते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कोई मेडिसिन, आप जब किसी एक मेडिसिन को उठा के देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा किसमें किसी मेडिसिन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, किसी की बहुत कम क्वांटिटी है, ठीक है। जिसकी ज्यादा क्वांटिटी है वो तुरंत फायदा करने के लिए वहां पर ज्यादा मिलाया गया है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए काम करेगा, शॉर्ट पीरियड में काम करेगा, सुपरफिशियल काम करेगा। लेकिन जिसकी ज्यादा नेगेटिव मिलाई गई, कम क्वांटिटी मिलाई गई है, वो बहुत ज्यादा डीप में जाकर काम करेगा, डीपली एक्टिव काम करेगा। यानी स्टेप बाय स्टेप वो प्लांट को इस तरह से मिक्स किया गया है कि प्रत्येक सिस्टम के लेवल पर वो काम करे। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम है, स्क्रूपुलोसो के रूप में आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करोगे, वो प्लांट ऐसे मिलाया गया है हेड्स ऑफ मेटी जी को कि वहां पर माउथ से शुरू होकर एनस तक काम कर रहा है। कोई भी प्लांट उठा के देख लो आप, ठीक है। एक अगर S1 की बात करें तो S1 माउथ से एनस तक काम करता है। S2 की बात करें तो वो जितने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वहां से आपका एनस तक काम करता है। जब S3 की बात करें तो S3 नर्वस सिस्टम या मसल से लेकर पूरे एनस तक काम करता है। मतलब आप सोच लीजिए कहां कहां काम कर रहा है दोस्तों। इसीलिए इलेक्ट्रोमेपैथी का जो सिद्धांत है वो होता है लॉ ऑफ सिमिलरिटी के अनुसार। यानी जब आपको डिसीज आज के परिप्रेक्ष्य में आपको देखने को मिल रही है कॉम्प्लेक्स डिसीज है, तो मेडिसिन भी तो कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। आपने मेडिसिन भी कॉम्प्लेक्स बनाई, और जब कॉम्प्लेक्स डिसीज है, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, तो ट्रीटमेंट करने का तरीका भी तो कॉम्प्लेक्स होगा। इसीलिए आप बहुत सारे मेडिसिन को प्रिपेयर करते हो जो एक होम्योपैथी से डिफरेंस है। इसीलिए कोई अगर बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि होम्योपैथी बहुत डिफरेंट है, वहां पर एक व्यक्ति के लिए एक मेडिसिन है, और जरूरी नहीं कि हमारे घर में 4 लोग हैं तो चारों को वही मेडिसिन काम करेगी, नहीं। अगर इलेक्ट्रोमेपैथ की बात करो तो एक मेडिसिन जो उस चारों पेशेंट के लेवल पर निकल रही है तो एक जैसे सबको काम कर जाएगी। लेकिन होम्योपैथ में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमेपैथ में
बिल्कुल एक मेडिसिन सब पे काम करती है, लेकिन होम्योपैथ में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअलिटी के आधार पर हर पेशेंट को एक मेडिसिन सिलेक्ट होती है, जो उसके गुण के आधार, उसके टेम्परामेंट, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर होती है दोस्तों। इसीलिए आप जब इस लॉ को समझते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे से उस अवस्था को समझ जाते हैं कि जब आप पॉजिटिव नेगेटिव के सिद्धांत को इसमें डाला गया, उसकी वजह यही थी दोस्तों। और जब आप पॉजिटिव नेगेटिव के सिद्धांत के अनुसार उस ऑर्गन के काम करने के बड़े या घटे तरीके को जान लोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको पैथोलॉजी का महत्व ही नहीं है। आप जो रिपोर्ट निकालते हो, रिपोर्ट देखते हो ना, उसका महत्व नहीं है। आप देखो ऑर्गन काम ज्यादा कर रहा है या कम काम कर रहा है, उसी में आपको रिजल्ट मिल रहा है। आप तो पैथोलॉजी खेल रहे हो दोस्तों, बहुत मुश्किल है। पैथोलॉजी एक हमारे लिए सपोर्टिव सब्जेक्ट है, लेकिन जो पैथोलॉजी डेवलप हो रही है उसको देखना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। कई लोग मुझे बार बार ग्रुप में देखे, आप धड़ल्ले से प्रोटोकॉल पूछते हैं। मैं उनको पूछता हूँ कि लाइव बताओ, आप डिसीज बताओ। ठीक है, अभी हमारे एक ब्रज किशोर जी हैं, दोपहर का आफ्टरनून क्लास, वो कई भी क्वेश्चन पूछते हैं। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि भाई ये डिसीज क्या है, आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप मुझे डिसीज का सिम्टम बताओ, देयर में भी नो क्वेश्चन, वो मतलब जवाब ही नहीं दो, आंसर ही नहीं दे पाते हैं दोस्तों। तो ये कंडीशन होता है। आप बड़े से बड़े रोग इकट्ठा कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पहले अपने गट्स तो बढ़ा लो भाई। जिस दिन गट्स बढ़ा लोगे, सोचो अभी आप ये काम कर रहे हो तो बाद में कितना बड़ा काम करोगे। इसीलिए लोग ध्यान नहीं देते इलेक्ट्रोमेडिक फिजिशियन। इसीलिए दोस्तों, जब आप किसी कोई गंभीर डिसीज के लेवल पर आओगे ना, तब पसीने आ जाएंगे आपको दोस्तों। इसीलिए आपकी हर तरह का डायग्नोसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट की रोग की अवस्था को ध्यान में रखिए, उससे संबंधित सारी जानकारियां कलेक्ट कीजिए, उसके बारे में आप याद रखिए राइट लेफ्ट में क्या प्रॉब्लम है। आपको मेडिसिन सब पता है, कौन सी मेडिसिन कहाँ काम कर रही है। इसीलिए दोस्तों, जैसे जैसे मेडिसिन देने से पेशेंट की रोगों में सुधार होता चला जाएगा, आप अपनी अवस्था के अनुसार उसके पोटेंसी को कम या ज्यादा करेंगे दोस्तों। और उसी के अनुसार जब पेशेंट बिल्कुल कंप्लीटली क्योर हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे वर्बन देकर कि भाई वर्बन दिया 5 से 7 दिन, कोई सिम्टम वापस आ रहे हैं, मतलब अभी अधूरा है। लेकिन अगर वर्बन के देने के बाद भी सिम्टम नहीं आए, कंप्लीट क्योर हो चुकी है, जा भाई तेरा काम हो गया, दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन होगी तब जब वो गलतियां फिर से वही करेगा जिसके कारण डिसीज डेवलप हुई। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए, आप वर्बन देकर उसकी चिकित्सा को समाप्त करिएगा, बाकी का काम आपको नहीं करना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब आप किसी को मेडिसिन की क्वांटिटी देते हो, तो क्वांटिटी 3 प्रकार से आपको डिफरेंट डिफरेंट करना है, जो मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग डोज, ठीक है, नेगेटिव या लाइटर डोज, और मैंने आपको बताया था न्यूट्रल डोज, ठीक है। तो यहां पर जब आप सिलेक्शन करोगे वो मेडिसिन की क्वांटिटी का, कैसे करोगे दोस्तों, ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब आप कोई भी मेडिसिन सिलेक्ट करते हो नेगेटिव डिसीज में, वहां पर पॉजिटिव मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। और ध्यान रखिएगा उसकी स्टेट के क्वांटम लेवल के स्टेट, उसकी मतलब वहां पर प्रॉब्लम कितना है। मान लो कि बहुत ज्यादा डैमेज है, स्ट्रॉन्ग डोज दे दो, 20-20 ग्लोबल, 20-20 ड्रॉप दे दो। आपको लगता है नहीं यार ठीक है, बीच बीच में आप 10 से 15 ड्रॉप दे दो। आपको लगता है नहीं यार थोड़ा सा बहुत डीप में, आप 5-5 ड्रॉप दे दो, ठीक है, वो भी चलेगा। लेकिन मैक्सिमम जब पॉजिटिव डिसीज में मेडिसिन दिया जाता है, नेगेटिव दिया जाता है, तो उसका ड्रॉप बहुत कम होता है। मैं बताऊंगा डोसोलॉजी कल, एमएमपी ग्लोबल्स डोसोलॉजी कल बताऊंगा, ठीक है। जब आप पॉजिटिव रोग में यानी धनात्मक रोग में आप किसी मेडिसिन की मात्रा देते हो, नेगेटिव देते हो, तो रोग के अनुसार कितना डीप सीटेड है उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देना है। यानी आपको 5-5 ड्रॉप देना है या 2-2 ड्रॉप देना है, 1-1 ड्रॉप देना है। जैसे कैंसर जैसी कंडीशन में 1-1 ड्रॉप दिया जाता है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए दोस्तों, कभी कभी रोगी का जो आवास होता है, उसका आसपास का एटमोस्फियर होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप समुद्र तल से ऊपर चले जाओ, समुद्र तल से नीचे चले जाओ, ठीक है, आप कहीं पर पहाड़ी इलाके में रह रहे हो, आप किसी समतल इलाके में रह रहे हो, कहीं आप ठंडी हवाओं के संपर्क में रह रहे हो, कहीं आप तालाब नदी के किनारे रह रहे हो, आपकी मेडिसिन का वर्क चेंज हो जाएगा। आप टेबल प्रैक्टिस में करके देख लेना आप, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोमेपैथ के हिसाब से, कि यहाँ पर ठंडा वातावरण है, यहाँ स्ट्रॉन्ग डोज देना पड़ेगा, तभी तो गर्मी आएगी और तभी रिजल्ट मिलेगा। आप समुद्र तल से ऊपर चले गए, वहां पर आप स्ट्रॉन्ग डोज देकर देख लीजिए, पसीना आ जाएगा, पानी आ जाएगा पेशेंट को, आप वहां पर नेगेटिव मेडिसिन का उपयोग करोगे। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, जो गर्म प्रदेश के लोग हैं, जो समुद्री आवास में रहते हैं, जो वीक होते हैं निवासी, जो वृद्धावस्था में होते हैं, जो भूमध्य रेखा के निकट होते हैं दोस्तों, वहां पर नेगेटिव मानना है आपको, और नेगेटिव कंडीशन मानकर आपको वहां पर पॉजिटिव डोज दोगे, तभी रिजल्ट नजर आएगा दोस्तों। यदि आपने
ऋणात्मक रोग यानी नेगेटिव रोग में नेगेटिव मेडिसिन दे दी, या पॉजिटिव डोज में पॉजिटिव मेडिसिन दे दी, और रिजल्ट आपको एग्रावेशन के रूप में मिल रहा है, आपको खुश हो जाना है। लेकिन पेशेंट को बोलना है ठीक है, डोज तेरे हिसाब से ज्यादा हो गया, उसको डाइल्यूट कर लो, ठीक है, और जैसे ही आप वहां पर दोगे दोस्तों, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान है, कहना है 1 चम्मच नींबू का रस ले ले, आपका पूरा सिम्टम चला जाएगा, और उसके बाद 4 दिन तक कोई मेडिसिन वर्क नहीं करेगी दोस्तों। उसके बाद या तो वो मेडिसिन बुला के चेंज कर दो, या उसी मेडिसिन को डाइल्यूट करके देना चालू कर दो। इसीलिए दोस्तों, जब भी किसी पॉजिटिव रोग में कभी भी आप किसी मेडिसिन को देते हो, वो डाइल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी वहां पर आप अगर उसको बहुत मतलब पॉजिटिव डिसीज में बहुत नेगेटिव मेडिसिन देते हो, तो दोस्तों वहां पर अगर किसी को वहां पर पॉजिटिव में नेगेटिव मेडिसिन देने का बाद में भी कुछ क्षणिक फायदा हुआ और फिर रुक गया, तो क्या करोगे दोस्तों, उसको और ज्यादा नेगेटिव कर दो। यानी आपने 5th या 6th या 10th डाइल्यूशन दिया, इससे ज्यादा आपके पास अवेलेबल नहीं है, और उस कंडीशन में आपका रिजल्ट रुक रहा है, क्या करोगे? ठीक है, वहां पर आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा मेडिसिन को। आप बोलिए 100 ml में 1 या 2 ड्रॉप डालकर पिया करें, ठीक है, या आपके पास अवेलेबल हो जाए 30, 200, 100। इसीलिए कहता हूं, जब ऐसे केस आएंगे तब क्या करोगे? तब तो डाइल्यूशन का प्रयोग करना पड़ेगा ना। तब आप यहाँ पर जब नेगेटिव जाओगे, आपका रिजल्ट 101% मैं दावा करता हूं दोस्तों, आप मत करिए, मैं करता हूं आपकी जगह, आपका रिजल्ट 100% आएगा। इसीलिए दोस्तों, किसी भी नेगेटिव डिसीज में जब आप वहां पर ओरिजिनल यानी पॉजिटिव मात्रा देते हो, और उससे कारण किसी भी सिम्टम में कमी आ जाती है, और कमी आने के बाद कुछ समय बाद फिर रोग वहां पर हो जाता है, तो दोस्तों वहां पर वो मात्रा और ज्यादा पॉजिटिव करना पड़ेगी। यानी आप 10 ड्रॉप दे रहे हो, वहां पर उसको रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन फिर से रोग आ रहा है, बार बार आप देख रहे हो रिंगवर्म के लेवल पर या किसी और डिसीज के लेवल पर बार बार आ रहा है, आप तुरंत वहां पर उसको और पॉजिटिव 10 की जगह 20 ग्लोबुल या 20 ड्रॉप कर दो, फिर आगे 25। मैंने इसीलिए कहा पहले स्टार्टिंग में 10 ड्रॉप दो, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 35 एंड देन 40 से ज्यादा नहीं देना, बहुत डेंजरस हो जाएगा। 40 ड्रॉप तक देखा जाता है, ऐसा करने से लाभ तो शुरू हो जाएगा, जो रुका हुआ था कंप्लीट क्योर के लेवल पर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत छोटा साइंस है, और इस साइंस के आधार पर हम लोगों को वहां पर उपयोग करना पड़ता है दोस्तों। जब आप वहां पर लॉ ऑफ पोलरिटी यानी आकर्षण का गुण जब आप देखते हो, तो मनुष्य का जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना, वो इस सिद्धांत के अनुरूप गुण प्रदर्शित करती है दोस्तों। यानी आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कुछ पार्ट पॉजिटिव है, कुछ पार्ट नेगेटिव है। अगर ये पता चल गया, मैं आज एक डायग्राम डालने वाला हूं आपको 45 पॉइंट्स का, जो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब आप यहां पर गुण प्रदर्शित करते हैं, तो आपको याद रखिएगा कुछ भाग आपके बॉडी में न्यूट्रल होता है, कुछ भाग पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब आप लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हो, वो एक्सटर्नल अप्लाई की जाती है। अगर आपको पता ही नहीं है और आपने पॉजिटिव पे पॉजिटिव कर दिया, आपको पता चल जाएगा क्या होता है दोस्तों, ठीक है। इसी सिद्धांत के अनुसार आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी का उपयोग कीजिएगा। तो जब आप ऋणात्मक यानी नेगेटिव भाग पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और पॉजिटिव भाग पर नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी लगाते हो, तो बॉडी को न्यूट्रल कर देते हो। इसीलिए कई बार आपको समझ में नहीं आता, आप डब्ल्यू लगा देते हो, ठीक है। आप निसंकोच बॉडी के किसी भी पार्ट पर डब्ल्यू को लगा दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन जब शरीर के 45 पॉइंट्स को आप देखोगे, वहां पर जब आप किसी प्रकार का लोशन ऑइंटमेंट जब आप लगाते हो ना, आप देखो आपका जो रिजल्ट इंटरनल दे रहे हो वो लेट आएगा, लेकिन एक्सटर्नल देने से तुरंत आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप इस पार्ट का उपयोग कीजिएगा एक्सटर्नल एप्लीकेशन का दोस्तों। जब आप बॉडी के लेवल पर देखते हो, सिर का जो राइट पार्ट होता है, ठीक है, या जो आपका धड़ का, ये जो आपकी धड़ दिख रही है, इसका जो राइट पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है दोस्तों, ठीक है। और जो बायां भाग होता है दोस्तों, वो पॉजिटिव होता है। यानी सामने का जो चेस्ट होता है, ये पीछे का धड़ वाला जो भाग होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। ये जो पार्ट होता है, ये न्यूट्रल होते हैं दोस्तों। इसीलिए इसी प्रकार हाथ और पैर का जो अंदर का भाग होता है, ये जो इंटरनल पार्ट होता है, वो यहाँ पर नेगेटिव होता है दोस्तों, और जो बाहर का पार्ट होता है दोस्तों, वो वहां पर पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको आज डालने वाला हूं क्लिप्स, वो देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जब आप नीचे पैर के तलवे में जाएंगे दोस्तों, ठीक है, जो तलवे वाला भाग है ना, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सिर का जो मस्तिष्क वाला भाग होता है, वो धनात्मक होता है। याद रखिएगा, मेरे प्रोटोकॉल्स का आप लोगों ने जितने लोगों ने यूज किया है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉजिटिव होता है। अगर आपने D4 में F2W लगा दिया ना, तो आप क्या करोगे? पॉजिटिव में पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, गलत कर रहे हो आप, ठीक है। आपको क्या करना है, 30 ml में 10 ड्रॉप ईच, जितनी मेडिसिन है 10 ड्रॉप ईच डाल दीजिए, आप उसको अप्लाई करा दीजिए। आपने 10 ड्रॉप डाला मतलब नेगेटिव कर दिया,
आपने 30-30 ड्रॉप डाला मतलब पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो लोशन जब आप डायरेक्ट प्रिपेयर करते हो, कई बार हम 30 ml में 30-30 ड्रॉप डालते हैं, मोर पॉजिटिव हो जाता है, 30 ml में 10 ड्रॉप डालते हैं, नेगेटिव हो जाता है। इस प्रकार से आप टेबल प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी आपको याद रखना है, नेगेटिव पार्ट पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कीजिए, पॉजिटिव पे नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कीजिए, और जो न्यूट्रल पार्ट है वहां पर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर सकते हो दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी को कहीं भी उपयोग कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कल मैं आपको डोज के लॉजिक के अकॉर्डिंग एक्यूट, क्रॉनिक, सब एक्यूट पे कैसी मेडिसिन चलाते हैं और उसके साथ में मेडी थेरेपी की ग्लोबल्स बनाना, ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा क्लास है। जी सर। सर अगर एक दिन का या तो एक हफ्ता का बच्चा आए तो उसको कैसे मेडिसिन यूज करें? एक ड्रॉप। एक ड्रॉप। नमस्कार सर जी। ओके नमस्ते। थैंक यू सर जी। सर जी, जैसे आप D1, D2, D3 की बात करते हो, आप जैसे कहते हैं हाइपर एसिडिटी में S6 को देना है D2 में, तो 1 लीटर में 2 ड्रॉप डाल के देना है सर D2 ओरिजिनल देना है, मैंने कब बोला? अच्छा, वहां पर डाल अच्छा सीधा ओरिजिनल देना है। हाँ, 5 ड्रॉप या ग्लोबल्स में बना दो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। हेलो मैडम बोले। हेलो। हेलो सर, में हम D1, D2 और टॉनिक में D4, D5, D6 देना है, तो 1:47 में ये कैसे देना है सर? कल बताऊंगा मैडम। 1:9:147 का रेशियो का अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, कल पूरा डिटेल बताऊंगा, है ना? आप ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू जी सर। S1W कौन से डोसेज में देना है? D5 में न्यूट्रल। जी ये आपने जो D1, D2 और D3 के बारे में बोला, जी, तो ये इसका यूज जो करते हैं, मतलब जो अभी तक बोला ही नहीं किसी ने, तो बॉडी का मतलब अपना फ्लूइड कंसंट्रेशन का वहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। मैं पिछले 25 साल से यूज करते आ रहा हूँ। मेरे कलीग्स जो हैं करीब 22 लोग, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और वही चीज मैं आपको बताता हूँ। हमने प्रैक्टिकल सिंगल मेडिसिन को D1, D2, D3 के लेवल पर प्रैक्टिस किया है और हमारे ग्रुप के कई लोगों ने सीखा भी है। कई लोगों को हमने कोई अच्छे प्रोटोकॉल के रिजल्ट आते हैं तो हम बताते हैं आप सिंगल ये कर को देखो, ठीक है। आपको मैं सिंगल ही बताता हूँ। आप किसी एसिडिटी के पेशेंट को आप S6 का D2 दे रहे हो, वही किसी भी किडनी स्टोन में आप S6 का 1000 दे दो, आप 10 ग्लोबल्स डेली। सिंगल मेडिसिन देना, आप दूसरी कोई मेडिसिन नहीं देना। आप देकर देखिए। अच्छा। तो फिर मुझे बताइए, आप जो क्वेश्चन है वो वहां पर फिट हो रहा है या नहीं। और फिर ऐसे कंडीशन हो तो उसको बहुत नुकसान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा वहां पर आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यार ये क्या गजब मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हर चीज के पीछे हम लोग लॉजिक बनाते हैं, और लॉजिक ऐसे नहीं बनाते हैं। हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, पैथोलॉजी बनाते हैं, तीनों को मिक्स करना शुरू करते हैं। और जब तीनों को मिक्स करते हैं तो हमारे सामने वो निकल के आता है जो किसी भी साइंस, किसी भी इलेक्ट्रोमैथ के बुक में नहीं लिखा है। हम वो चीज बनाते हैं और वहां पर उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है तो कैंसरस ग्रुप, यहाँ पर फंक्शनल डिफरेंस आ रहा है तो स्क्रोपोलोसिस ग्रुप, और सपोर्टिव रेमेडी तो ढेर सारी है हमारे पास। कब कहाँ कैसे यूज करना है, किसको पॉजिटिव करना है, किसको नेगेटिव करना है, वो रेशियो बनाना हम सीखते हैं। और हम वो सीखते हैं जो शायद अभी तक इलेक्ट्रोपैथ में किसी ने नहीं सिखाया, ठीक है। हेलो सर। थैंक यू सर। डॉक्टर यस। हेलो सर, ये जनरल टॉनिक, बूस्टर टॉनिक जो आप बता रहे थे, हाँ तो उसका कुछ प्रिपरेशन मालूम नहीं सर। सर अभी नहीं बताया जाएगा। अभी तो फिर आप मेरा माथा खा जाओगे इसको ऐसा चला। नहीं, माता नहीं खा रहे सर। आप जो बता रहे हैं ना, केवल और केवल है ना कि आप जनरल टॉनिक सर अभी आपको नहीं बताऊंगा मैं जब तक पूरा बेस मेरा क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब वो चैप्टर आने वाला है ना। बिल्कुल, अभी मैंने आपको नक्सोमी का एक मेडिसिन पढ़ाई है, केवल सिंगल मेडिसिन, ठीक है। जैसे मैं आपको पूरा है वो बाद में आने वाला है। आप मुझे बता दो, चलो नेस्टोटम ऑफिसिनेलिस कहाँ काम करता है, आपको पता है? नहीं, मुझे पता नहीं सर, मैं वही पूछ रहा हूँ सर। इसलिए तो मैं मना कर रहा हूँ। पहले मेरे हिसाब से बताने वाले हो ना सर, आप मेरे हिसाब से चलो ना। आप अपना बीच में मत बताओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको अगर नेस्टोटम ऑफिसिनेलिस चलाते नहीं आता है ना, आप जनरल टॉनिक नहीं चला पाओगे, ठीक है। हाँ, मैं चलाने की बातें कर रहा हूँ सर। एग्रावेशन कास्ट कर दोगे ना तो मेरे गले पड़ जाओगे, आप पेशेंट गले पड़ जाएगा, ठीक।
फिर बाद में चैप्टर आने वाला वही पूछ रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, एक एक चीज Okay, sir. बताने Okay. वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था कल रूमेटिज्म जो बताया था उसमें F1 1000, C4 1000, L1 1000, A3 1000 जो था वो जी। इक्वल क्वांटिटी में बेस बनाने बिल्कुल, आप लिए ग्लोबल्स बोला में प्रिपेयर कीजिए उसको, ठीक है, इक्वल था। सर क्वांटिटी। इसकी इक्वल क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे सर की? सर 5 ड्रॉप सबकी। ओके सर। तो सर नेक्स्ट अगर कुछ भी बनाना हो, कुछ और इस टाइप का बनाना हो तो भी हम लोग 5 ड्रॉप्स लेंगे सर? सर वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिलेक्ट होती है, आप कितना बनाना चाहते हो, 1 ड्राम बनाना चाहते हो, 2 ड्राम बनाना चाहते हो, 3 ड्राम बनाना चाहते हो, 15 ml बनाना चाहते हो, 30 ml। कल बताऊंगा मैटिक ग्लोबल्स में, आपको सारी चीज बताऊंगा कि आपको ड्राम के हिसाब से। सब मेरे पास सिस्टमेटिक काम है सर, मैं बीच में नहीं बता पाता, क्योंकि मैं हर चीज को है ना एक पलड़े पे तोलता हूँ सर, कि अगर मैं तोल के बोलूंगा तो आपके लिए काम का है, अगर मैं तोलूंगा नहीं कुछ भी बोल दूंगा ना तो आपके काम का नहीं है सर। आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, आप नहीं, ठीक है जी थैंक यू। सर अपन जो अपने यहाँ जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है सर, नींबू का होता है, दही का भी होता है सर? जी, अपने यहाँ जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जैसे नींबू है, नींबू से अपनी जो मेडिसिन है उसका असर खत्म हो जाता है, दही से भी होता है सर? बिल्कुल होता है सर। नींबू, अचार, दही और छाछ, ये 4 चीजें जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है। लेकिन जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट से कभी भी मैंने एग्रावेशन होते नहीं देखा। मेरी मदर को कैंसर था, 2 साल डॉक्टरों ने कहा था कि 2 साल बहुत है इनके लिए, लेकिन आज 13 ईयर्स हो गए, 13 साल हो गए। आज वो उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी यानी खान पीन पे कंट्रोल और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडी के बेस पर आज 13 साल है वो। आज उनकी डायबिटीज कभी भी 140 से ऊपर नहीं जाती, ये केवल एज की देन है, ठीक है। एक बात और सर, जो हमारे 3 या 4 प्रोटोकॉल देते हैं तो उसमें गैप कितना होना चाहिए सर? कम से कम 10-10 मिनट का, 10 मिनट्स का। जी ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम। कल कोई गायब मत होइएगा, कल आपके लिए बहुत थैंक यू सर। मैटी थेरेपी। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर।